ये मसल्स ही है जो बोन्स को पुल कर रही है, तभी जाके ये मूवमेंट पॉसिबल है। ये सारे एक्टिन, मायोसिन, मायोफिलामेंट ने मिलके क्या बनाया है? मायोफाइब्रिल बनाया है। From one Z line to the next Z line is a sarcomere. Pubis को थोड़ा सा डायलेट करना पड़ता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। The motor neuron which is innervating the sarcolemma of the muscle fiber forms the motor end plate. तो cranial bones में आपकी frontal bones दिख गई, यहाँ पे 2 parietal bone है, 2 temporal bone है, एक occipital bone है, एक sphenoid bone है एंड एक ethmoid bone आपको यहाँ दिख जाता है। और इन 2 बोन्स को हम कॉक्सल बोन्स बोलते हैं, एक आपका राइट साइड में है, एक आपका लेफ्ट साइड में है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू क्लास। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसका हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे बट इन द फॉर्म ऑफ अ नीट माइंड मैप सीरीज, ठीक है, जो हम इसमें कॉन्सेप्ट को कंप्रेस्ड वे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। शुरू करने से पहले मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कभी आपने सोचा है कि अगर मेरे बॉडी में मसल्स नहीं होता, सिर्फ बोन्स होते, तो कैसा दिखता हमारा बॉडी? क्या हम डे टू डे फंक्शंस प्रॉपर्ली कर पाते ओनली विद द हेल्प ऑफ बोन्स, या फिर अगर सिर्फ मसल्स का ही बना हुआ होता और कोई बोन्स ही नहीं होता बॉडी में, तो क्या हम मूवमेंट कर पाते? सो दोनों ही चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, दोनों का ही प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है आपके लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम बस बोन्स की ही तो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ आता कि ये मसल्स ही है जो बोन्स को पुल कर रही है, तभी जाके ये मूवमेंट पॉसिबल है। तो बिना मसल्स के बोन अकेले मूवमेंट या लोकोमोशन नहीं कर सकता, और बिना बोन्स के मसल अलग किसको पुल करेगा, बिना अगर बोन्स ही नहीं है तो चलो स्टार्ट करते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इसकी डिटेल स्टडी हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो टॉपिक्स बेटा हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, सबसे पहले ऑब्वियसली हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मसल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स, जो हम ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में थोड़ा बहुत देख चुके थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। उसके अलावा हम स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन भी देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स भी हम पढ़ेंगे। देन फॉलोड बाय विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, किस तरह से आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या केमिकल चेंजेस आता है मसल के अंदर कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। एक दो टॉपिक और है बेटा जो हम इससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वो है टाइप्स ऑफ मूवमेंट, है ना। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट दी स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कितने बोन्स है बॉडी में, कहाँ कहाँ पे वो लोकेटेड है। तो वी विल टॉक अबाउट द एक्सियल स्केलेटन, है ना। हम एक्सियल स्केलेटन की बात करेंगे, एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे, कौन कौन से स्केलेटन्स इसमें या बोन्स इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। फॉलोड बाय दैट हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो आपकी बॉडी में पाया जाता है। एंड फाइनली हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स, सिर्फ आपके मसल की ही नहीं, बोन्स या स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, वो है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो सबसे पहले जब भी आपके दिमाग में मूवमेंट वर्ड आता है, मूवमेंट का मतलब क्या है? कोई ऐसा एक्टिविटी जिसके थ्रू हमने कुछ एक्शन किया है। तो इट्स एक्चुअली एन एक्ट ऑफ मूविंग एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी पार्ट। कौन सा एक्शन किया है हमने? या तो कोई एक्सटर्नल बॉडी पार्ट की मूवमेंट की है, या इंटरनली भी कुछ मूवमेंट चल रही है आपके बॉडी पार्ट में, जो आपको फिजिकली तो नहीं दिख रहा है लेकिन चल जरूर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने खाना खाया और वो खाना आपके ईसोफेगस से गुजरते हुए स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो मूवमेंट चल रही है आपको दिख नहीं रहा है, आपको फील नहीं हो रहा है, बट ये हो रहा है अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। अगर आप बात करो, ओवम रिलीज हुआ है आपके ओवरी से, फिर वो फैलोपियन ट्यूब में गया, फैलोपियन ट्यूब में घूमते हुए इस्थिमस एम्प्यूलर जंक्शन में आके वेट कर रहा है ओवम। ये प्रोसेस एवरी मंथ चल रहा है, बट आपको महसूस नहीं होता। दैट डजंट मीन कि ये हो नहीं रहा है, बिल्कुल बॉडी में चल रहा है। तो इस तरह की कुछ मूवमेंट आपके बॉडी में चल रही है इंटरनली एंड एक्सटर्नल, तो हमें ऑलरेडी मूवमेंट दिख ही रही है। ये जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल मूवमेंट, है ना। तो an act of moving external and internal body part is movement. And ये जो movement है, movement that result in change of place or location is
लोकोमोशन। अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं हाथ मूव कर रही हूँ, मैंने जॉ मसल को मूव किया, दिस इज जस्ट अ मूवमेंट। लेकिन जब कोई भी मूवमेंट आपकी लोकेशन या प्लेस चेंज कर रही है, दैट इज लोकोमोशन। जैसे मैं अगर सपोज सिर्फ पैर को ऐसे ऐसे मूव कर रही हूँ, दिस इज जस्ट मूवमेंट, मैंने लोकोमोशन नहीं किया है, जगह को मैंने बदला नहीं है। अब मैं मूव कर रही हूँ अपने पैरों के मूवमेंट से, आई एम चेंजिंग माई लोकेशन, दैट इज लोकोमोशन, राइट। सो दीज आर वॉलेंटरी मूवमेंट्स। ये जो मैंने मूव किया, मैंने सोचा कि मैं आगे बढ़ के कैमरा की तरफ आऊं, तो दिस इज व्हाट, ये आप मैंने वॉलेंटरी अपनी खुद की मर्जी से किया है, तो दिस इज अ वॉलेंटरी मूवमेंट, है ना, आपके मर्जी से हो रहा है। तो याद करो कि वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? कार्डियक मसल नहीं है, कार्डियक मसल इनवॉलेंटरी है, आपकी जो स्मूथ मसल्स है वो इनवॉलेंटरी है, सिर्फ स्केलेटल मसल है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपके स्केलेटल से एसोसिएटेड है, तो वो आपकी सारी वॉलेंटरी मूवमेंट कराता है। एंड ये वॉलेंटरी मूवमेंट के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन बहुत जरूरी है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम तो इनवॉलेंटरी चीजें करवाती है ना, लेकिन ये जो हम अपनी मर्जी से विल पावर से मूवमेंट कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट। तो अलग तरह की आपको ये लोकोमोशंस या मूवमेंट्स आपको दिखेंगी अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए। और भी बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर आप ह्यूमन बॉडी की बात करो, हम वॉक करते हैं, हम रनिंग कर सकते हैं, कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, है ना, कुछ एनिमल्स आपके स्विमिंग करते हैं, दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ लोकोमोशंस। ये सारे आपके लोकोमोशन के टाइप्स है बेटा, ठीक है। तो ये जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू नो, वॉकिंग, रनिंग, फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग, स्विमिंग, these are all different types of movements and locomotions आप बोल सकते हो, क्योंकि हर एक में जगह चेंज हो रही है, लोकेशन चेंज हो रहा है, प्लेस चेंज हो रही है, इन सारी में। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल लोकोमोशन, हर एक ये जो मूवमेंट की गई जिससे आपने जगह चेंज किया, ये दीज आर मूवमेंट ओनली। बिना हाथ पैर मूव किया भूत थोड़ी है कि ऐसे उड़ते उड़ते जगह चेंज कर लेंगे, नहीं, हमने कुछ मूवमेंट किया जिसके वजह से हमारी जगह चेंज हुई है। तो ऑल लोकोमोशंस, कितने भी आप प्लेसेस चेंज करो, दीज आर ऑल मूवमेंट्स, लेकिन सारे मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। अभी जो मैं बात कर रही हूं, अभी जो मैंने हाथ मूव किया, दीज आर जस्ट मूवमेंट। इसमें मैंने लोकोमोट किया क्या? मैंने जगह चेंज की क्या? नहीं की। मैं एक ही जगह पे खड़े होके बात कर रही हूँ, एक ही जगह पे खड़े होके अपने जॉ मसल को मूव कर रही हूँ, हाथों के मसल को मूव कर रही हूँ, मैंने मूवमेंट किया लेकिन लोकोमोशन नहीं किया। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ये बात बहुत ही सिंपल है समझना इस चीज को, राइट। या हम ये भी बोल सकते हैं दैट मूवमेंट्स आर पॉसिबल, जो नीचे यहाँ पे मैंने आप सबके लिए लिख के रखा है, दैट मूवमेंट्स आर पॉसिबल विदाउट लोकोमोशन, है ना। ये मूवमेंट करना पॉसिबल है, मैंने जगह नहीं चेंज किया, बस मूवमेंट कर रही हूँ, बट लोकोमोशंस आर नॉट पॉसिबल विदाउट मूवमेंट, है ना, राइट। तो ये तो चलो कुछ आपको मूवमेंट्स ह्यूमन बॉडी में दिखता है, कुछ एडवांस एनिमल्स में दिखता है, लेकिन कई अलग तरह के मूवमेंट्स भी होते हैं। जैसे ये जितने भी मूवमेंट की मैंने बात की, ये सारी मूवमेंट मसल्स के वजह से हो रही है। आपने पैरों के मसल्स को यूज किया, आपने वॉक किया, रन किया, फ्लाइट मसल्स को यूज किया बर्ड ने, जिसकी वजह से वो फ्लाई कर पा रहा है, स्विमिंग के लिए उनके पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, टेल फिन, ये सारे का मूवमेंट हो रहा है, ये सारा मसल्स ही है। ऑल द लोकोमोशंस आर मेनली बिकॉज ऑफ मसल, या ये सारे मूवमेंट मस्क्यूलर है। बट मस्क्यूलर मूवमेंट के अलावा भी, मस्क्यूलर मूवमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से पॉसिबल है, बट इसके अलावा भी आपके बॉडी में आपको अमीबॉइड, सीलियरी एंड फ्लैजिलर मूवमेंट्स भी दिखेगा। अगर मैंने ह्यूमन बॉडी की बात की, हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, हम कोई और एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, तो ह्यूमन बॉडी में ही आपको ये सारी मूवमेंट्स दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अमीबॉइड मूवमेंट आपको पता है कि अमीबा में होता है, करेक्ट, लेकिन अमीबा कोई मैमल्स थोड़ी है, वो एनिमल किंगडम में थोड़ी आता है, नहीं आता है, राइट, और ना ही ये ह्यूमन है। तो अमीबा में जो आपको दिखता है, यहाँ पे अमीबा में जो आपको दिखेगा, दैट इज एन अमीबॉइड मूवमेंट। तो इसी की सिमिलर मूवमेंट आपको ह्यूमन बॉडी में कौन शो करता है? WBCs, है ना, आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट करती है। ये बिल्कुल आपके ही बॉडी का पार्ट है, आपके बॉडी की ब्लड सेल है, जो अमीबा की तरह स्यूडोपोडियल प्रोसेसेस, इनके केस में ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस बना के ये
हर एक जगह एक ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज आउट करके दूसरे टिश्यूज में चला जाता है, वहां मैक्रोफैज बन जाता है एक्सेट्रा। तो आपको ये दिख जाएगा। सीलियरी मूवमेंट आपको पता है कि एनिमल किंगडम के अलावा आपके पैरामेशियम्स जो है ये शो करता है ना। सीलियरी मूवमेंट इनके सेल वॉल में आपको इस तरह से सीलिया दिखेगा, जिस वजह से मूवमेंट पॉसिबल है इनके। लेकिन पैरामेशियम कोई ह्यूमन तो है नहीं, ना ही हमारे बॉडी में है, तो ये जो बॉडी का पार्ट तो नहीं है, राइट। तो हमारे बॉडी में सीलियरी मूवमेंट आपको कहां पे दिखेगा? फैलोपियन ट्यूब में दिख जाएगा। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बस लिखा है, फैलोपियन ट्यूब में आपको दिख जाएगा सीलियरी मूवमेंट। उसके अलावा और कहां पे दिखेगा आपको? ब्रोंकियोल में दिखेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिखेगा। तो इन सारी जगह पे आपको ये सीलियरी मूवमेंट दिख जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ मस्क्यूलर मूवमेंट, डेफिनेटली पूरा बॉडी हमारा मसल से बना हुआ है, तो आपकी मसल्स में आपको मूवमेंट दिखेंगी, हर एक मसल में दिखेगा। कार्डियक मसल में दिखेगा, स्केलेटल मसल में दिखेगा, स्मूथ मसल में दिखेगा, सब में आपको मस्कुलर मूवमेंट दिखेगा। एंड द मूवमेंट इज बेसिकली ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बस यही तो प्रॉपर्टी है मसल की, यूनिक प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और किसी और टिश्यू में आपको ये चीज नहीं दिखती है। ह्यूमन बॉडी में एक और मूवमेंट भी होता है जिसको हम फ्लैजेलर मूवमेंट बोलते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म, जो कि एक हैप्लॉइड सेल है, मेल गैमीट का पार्ट है, वो शो करता है फ्लैजेलर मूवमेंट। एनिमल किंगडम के अलावा या ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं फ्लैजेलर मूवमेंट? बिल्कुल, हमें यूग्लिना में फ्लैजेलर मूवमेंट दिखता है, लेकिन अगेन ये कोई एनिमल किंगडम का पार्ट नहीं है। तो हम ह्यूमन से रिलेटेड ये सारी चीजें देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में मसल्स मूवमेंट के अलावा भी और भी कई सारे मूवमेंट पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें मसल्स की, क्योंकि हम मस्क्यूलर मूवमेंट की ही बात करेंगे, हम मसल्स किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। हम सबको ये पता है और हमने ये पहले ही पढ़ लिया था बेटा कि एनिमल टिश्यू में कि मसल्स जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है। आपके जर्मिनल एपिथेलियम के मीजोडर्म से ये ओरिजिनेट होता है, एंड ये आपके बॉडी वेट का 40 to 50% कंट्रीब्यूट करता है। आपके बॉडी का जो ओवरऑल वेट है उसमें से 40 to 50% मसल प्रोवाइड कर रहा है। आपको ये भी पता है, जो आपने एनिमल टिश्यू में ऑलरेडी पढ़ लिया था बेटा, ये जस्ट रिपीटेशन है, इस चैप्टर का भी ये सेम पार्ट है। तो क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो ये तो बहुत आसान हो गया, दोबारा रिवाइव भी हो रहा है आपके लिए, है ना। तो 3 तरह के मसल्स पाए जाते हैं आपके बॉडी में, और ये जो 3 टाइप्स है इसको किस बेसिस पे हमने कैटेगराइज किया हुआ है? इसकी कैटेगराइजेशन है कि बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, ये कहां पे लोकेटेड है। अगर ये स्केलेटल सिस्टम से एसोसिएटेड है, आपके एंडोस्केलेटन से एसोसिएटेड है, तो हो गया स्केलेटल मसल। अगर ये आपके इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन के वॉल से एसोसिएटेड है, तो वो हो गया विसरल मसल या स्मूथ मसल, ये सेम ही नाम है, राइट। आप स्मूथ मसल को विसरल मसल भी बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम है विसरल मसल, क्योंकि ये आपके विसरल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। एंड तीसरा जो है, जो आपके सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट से एसोसिएटेड है, दैट इज योर कार्डियक मसल। तो लोकेशन के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज इसकी ऑलरेडी कर दी है। आप सबको ये भी आपने एनिमल टिश्यू में पढ़ा था, मैंने ही आपको पढ़ाया था कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ मसल्स में ही मिलती है। वो प्रॉपर्टीज है, सबसे पहला एक्साइटेबिलिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट इसने अपने आप नहीं किया था, इसको किसी स्टिम्यूली दी गई थी। सपोज अगर मैं स्केलेटल मसल की बात करूं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसे स्टिम्यूली दी, एक्साइट किया कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो वो है एक्साइटेबिलिटी। The ability to receive a stimuli and respond accordingly to the stimuli is called as excitability, है ना। नेक्स्ट आपका है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। एक्साइटेबिलिटी तो हो गया, उसने स्टिम्यूली को रिसीव किया, अब रेस्पॉन्ड कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करके। ये नॉर्मल था, अब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा? एक्सटेंसिबिलिटी। रिलैक्स भी तो करना है, अनरिलैक्स करते वक्त जो मसल है वो एक्सटेंड हो जाएगा। द एबिलिटी टू रिलैक्स एंड लेंथन द मसल इज एक्सटेंसिबिलिटी। एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या था? द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्टन द मसल लेंथ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स किया, ये पॉसिबल नहीं होता अगर ये मसल टिश्यू इलास्टिक नहीं होती, मतलब कभी छोटा हो रहा है कभी बड़ा हो रहा है। तो ये इलास्टिसिटी एबिलिटी है, द एबिलिटी टू रिटेन बैक द ओरिजिनल शेप,
रिटेन बैक द ओरिजिनल शेप आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से है। बोन्स को आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हो? नहीं, उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, बोन छोटा बड़ा हो ही नहीं सकता, करेक्ट। तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी। अगर आप इन तीनों मसल्स की थोड़ा सा डिस्कस करना चाहो और पढ़ना चाहो कि क्या है इन तीनों मसल्स में डिफरेंसेस, आपने डिटेल डिफरेंस तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहाँ पे पढ़ लिया आपने डिटेल डिफरेंसेस? एनिमल टिश्यू में, जब हम मस्क्यूलर टिश्यू पढ़ रहे थे, है ना। तो स्केलेटल मसल्स हमें पता है एसोसिएटेड टू स्केलेटन, ये स्ट्राइटेड अपीयरेंस है, ये धारियों जैसी दिखती है आपकी स्केलेटल मसल, क्योंकि उसमें एक्टिन एंड मायोसिन प्रेजेंट है ना, हमने वो भी स्ट्रक्चर दिखा था। ये इनर्वेटेड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो कि मैंने बताया, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल कर रही है, तो ये आपके विल पावर में है। मैं चाहूं तो ही मैं मूवमेंट करूंगी, मैं चाहूं तो ही मैं इस मसल की मूवमेंट करके बात करूंगी, वरना नहीं करूंगी, मेरे कंट्रोल में है। Hence, they are under voluntary control, and it is involved in locomotory actions and changes in body postures. तो आपने बॉडी पॉस्चर भी चेंज किया, बैठे थे उठ के खड़े हो गए, ठीक है, ऐसे खड़े थे अब सीधा हो गए। सो दीज आर ऑल पॉस्चर्स, ये भी सारे आपके स्केलेटल मसल ही कंट्रोल कर रहे हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली चेंजिंग द पॉस्चर ऑफ योर स्केलेटल स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम, इसीलिए स्केलेटल मसल उसमें एसोसिएटेड है। स्मूथ मसल की अगर हम बात करें, मैंने बोला कि ये इनर वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक, जैसे कि ईसोफेगस, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे कि यूटेरस, ये सारे हॉलो ऑर्गन्स है और आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं विसरल ऑर्गन है, उनके वॉल्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका नाम विसरल मसल भी है। ये अनस्ट्राइटेड है, इसके सेल के अंदर, मसल, स्मूथ मसल सेल के अंदर आपको कोई ज्यादा धारियां एक्टिन मायोसिन के उतने ज्यादा प्रॉपर अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें एक्टिन मायोसिन नहीं है, स्मूथ मसल में है, लेकिन वो स्कैटर्ड है, यहाँ वहां ऐसे हैफेजेडली प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो पैरेलली अरेंज नहीं है, प्रॉपरली अरेंज नहीं है, तो वैसे धारियों की तरह दिखता नहीं है, स्मूथ दिखता है, कोई धारियां नहीं है। दैट्स व्हाई स्मूथ मसल अनस्ट्राइटेड और स्मूथ इन अपीयरेंस, इनर्वेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हेंस इट इज इनवॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर में है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलेंटरी कंट्रोल करेगा, राइट। नाउ पेरिस्टाल्सिस की अगर हम बात करें, दैट इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ स्मूथ मसल, जिसके थ्रू, जैसे अगर आप ईसोफेगस की बात करो, उसके वॉल में जो स्मूथ मसल है वो पेरिस्टाल्सिस करते हुए धीरे धीरे फूड को ऊपर से नीचे तक भेजेगा। स्टमक भी अगेन ग्राइंडिंग एक्शन, चर्निंग एक्शन, मूवमेंट करके उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेगा। आपके स्मूथ मसल जो यूटेरस इसमें है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में है या यूटेरस में है, दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। योर डिफ्यूजर मसल, स्मूथ मसल, हमने ये पढ़ा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अंडर एलिमिनेशन चैप्टर में। एंड यूटेरस में ड्यू टू ह्यूज कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेल ऑफ द बेबी या फिर पार्चुरेशन ऑफ द बेबी पॉसिबल है, फीटस पॉसिबल है। कार्डियक मसल फाउंड इन द मायोकार्डियम ऑफ हार्ट, और सिर्फ यहीं पे वो मिलता है, ये भी स्ट्राइटेड इन अपीयरेंस है, क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन है। दे आर इनर्वेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हेंस अंडर द इनवॉलेंटरी कंट्रोल। आप अपने मर्जी से हार्ट बीट को तेज करना, कम करना नहीं कर सकते हो, या हार्ट बीट को रोक नहीं सकते हो अपनी मर्जी से, या किक स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ये खुद मसल अपना काम खुद करता है, कार्डियक मसल। और हार्ट की बीट को बढ़ाने या घटाने का रेगुलेशन जो है वो कुछ न्यूरॉन्स कर सकते हैं, कुछ हार्मोन्स कर सकते हैं, एपिनेफ्रिन वगैरह के बारे में तो आपने पढ़ा ही था क्लास में। एंड दे आर ब्रांच्ड मसल फाइबर्स, ये जो मसल फाइबर्स है आपके कार्डियक मसल की, वो ब्रांच्ड है। इफ यू रिमेंबर, ये डायग्राम हमने बनाया भी था एनिमल टिश्यू में। तो ये कुछ छोटा सा पार्ट है आपके तीनों मसल के डिफरेंसेस का, है ना। हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्केलेटल मसल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों बोल रहे हैं उसको हम लोग, क्योंकि एक ही मसल फाइबर में, एक ही मसल सेल में कई सारे न्यूक्लियस हैं। इमेजिन करते हैं कि ये आपका मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर है ना, ये आपका स्केलेटल मसल फाइबर है। इसमें आपको एक ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, न्यूक्लियाई दिखेंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। ऐसा इसीलिए है, अगर आप जानना चाहो तो मैं बता देती हूँ, हमें पता है कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होना चाहिए। ये इसीलिए है क्योंकि जब ये बन रहा था ना, तो कई सारे मायोब्लास्ट एक साथ फ्यूज होके एक बड़ा सेल बनाता है, मायोफाइबर। इसीलिए सारे न्यूक्लियस अब एक ही सेल का पार्ट बन गए हैं। मायोब्लास्ट से मायोसाइट बनता है। मायोसाइट कुछ भी नहीं है, आपके मसल फाइबर का ही दूसरा नाम है। अब हम अगर स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को डिटेल्स में स्टडी करें
ठीक है, क्या प्रेजेंट है? स्केलेटल मसल एसोसिएटेड विद द बोन्स। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बोन बना दिया है। अगर आप देखो तो ये हो गया आपका, ये बोन है, तो बोन से एसोसिएटेड है तो स्केलेटल मसल। इमेजिन करते ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, दैट इज अ मसल। आपके बोन से एसोसिएटेड है, बोन से कनेक्टेड कैसे? ऐसे हवा में तो नहीं घूम रहे हैं, वो अटैचमेंट है वाया टेंडन, है ना, टेंडन के थ्रू वो अटैच्ड है मसल बोन से, करेक्ट। टेंडन इज अ टाइप ऑफ डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब अगर आप मसल्स को देखो, पूरे मसल को कवर किया हुआ है एक आपके कनेक्टिव टिश्यू लेयर ने। तो ये जो कवरिंग है इसका नाम है एपिमाइसियम, या हम इसको फैसिया भी बोल सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी में फैसिया दिया हुआ है, ये फैसिया कुछ भी नहीं, एपिमाइसियम ही है, क्योंकि डायग्राम में शायद एपिमाइसियम लिखा हो और आप कंफ्यूज हो जाए, तो बेटा दोनों सेम ही है। एपिमाइसियम ने पूरे मसल को कवर किया हुआ है। मसल क्या है? एक टिश्यू है, कई सारे सेल से बनी हुई एक टिश्यू है। तो दिस इज अ टिश्यू, ठीक है, इसको कवर किया हुआ है एपिमाइसियम ने। अब अगर हमने इस टिश्यू को अंदर की तरफ देखा, टिश्यू को काट के अंदर की तरफ देखा, आप देखोगे कि इस टिश्यू में कई सारे सेल है, लेकिन ये सारे जो सेल्स है ये बंडल्स में प्रेजेंट है, गुच्छों में प्रेजेंट है, राइट। तो ये एक बंडल है जिसमें देखो इतने सारे मसल फाइबर आपको दिखेंगे, जो पिंक कलर के दिख रहे हैं, दीज आर ऑल मसल फाइबर। मसल फाइबर मतलब मसल सेल। तो इसी पिंक कलर के एक सेल को मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अंदर क्या है। तो एनीवे पहले टिश्यू की तो बात कर लेते हैं। तो आपको बंडल्स में कई सारे मसल फाइबर यहाँ दिख रहे हैं, है ना। ऐसे कई सारे बंडल है, एक बंडल, दो बंडल, तीन बंडल्स एंड सो ऑन। इन सारे बंडल्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल दीज बंडल्स दे आर कॉल्ड एज दी फैसिक्यूलाई प्लूरल में, या फिर फैसिकल, यहाँ पे लिखा है बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। तो अगर आपने मसल ले लिया, ठीक है, मसल ले लिया, उसको काटा, आपको क्या दिखेगा? बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। आपने क्या किया? आपने एक बंडल निकाल लिया, सिंगल बंडल निकाल लिया, है ना, सिंगल बंडल निकाल लिया। तो आपने एक सपोज सिंगल बंडल निकाला, एक ये ब्लू कलर का, ऐसे तो कई सारे बंडल्स हैं, एक निकाला, दैट इज अ फैसिकल। तो सिंगल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स अगर हमने निकाला, सिंगल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, क्योंकि फाइबर्स बोल रही है क्योंकि एक बंडल में कई मसल फाइबर है, पिंक कलर में जो आपको दिख रहा है। तो उसको अगर आपने निकाला तो आपको एक मसल फाइबर मिलेगा उसमें से। सपोज एक मसल फाइबर आपने निकाला, मसल फाइबर को ही हम मायोसाइट बोल सकते हैं, है ना, या मसल सेल बोल सकते हैं, ठीक है, मसल सेल बोल सकते हैं। तो एक मसल सेल आपने निकाल दिया, एक मसल सेल या मसल फाइबर के अंदर आपको क्या दिखेगा? उसके अंदर जो सार्कोप्लाज्म है दैट इज द साइटोप्लाज्म, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज द सार्कोलेमा, हर एक सेल में जो प्रेजेंट है। तो मसल फाइबर के ही साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलेमा बोलेंगे। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या मिलता है? सेल्यूलर ऑर्गेनेल। तो ऐसा ही एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट है बेटा, जिसका नाम है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल, ये मायोफाइब्रिल इसका सेल्यूलर ऑर्गेनेल है, जो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है ना, एक मायोफाइब्रिल, दो मायोफाइब्रिल, ऐसे कई सारे मायोफाइब्रिल आपको दिखेंगे एक मसल सेल के अंदर। ये उसकी सेल्यूलर ऑर्गेनेल है। ये मायोफाइब्रिल किससे बनी हुई है? ये है कुछ प्रोटीन से बनी हुई, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। और भी कई सारे प्रोटीन हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ यही दो दिया हुआ है। और भी बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, मायोमेसिन, एक्टिनिन, डिस्ट्रोफिन, ऐसे बहुत प्रोटीन्स है बेटा, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ एक्टिन एंड मायोसिन ही दिया हुआ है, तो वही हमने यहाँ पे बनाया है। और एक और बात याद रखना, ये जो एक्टिन एंड मायोसिन का जो अरेंजमेंट है, इनको हम लोग बोलते हैं मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट के फॉर्म में ये प्रोटीन्स एसोसिएटेड है। तो आपको ये फिलामेंट दिख रहा है, दीज आर नथिंग बट मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट क्या है? प्रोटीन्स है। कौन से प्रोटीन है? एक्टिन है, मायोसिन है। ये सारे एक्टिन, मायोसिन, मायोफिलामेंट ने मिलके क्या बनाया है? मायोफाइब्रिल बनाया है।
ये उसकी कॉम्पोजिशन है मायोफाइब्रिल की। तो ये मायोफाइब्रिल किसका पार्ट है? ये एक मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये एक मसल सेल्स, अगर बहुत सारे मसल सेल्स जुड़ गए तो ये एक बंडल में प्रेजेंट है। ऐसे कई सारे बंडल्स ने मिलके फैसिक्यूलाई या बंडल्स बनाया हुआ है। तो जैसे कि आपके पूरे मसल को कवर किया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था एपीमाइसियम ने, वैसे ही ईच बंडल को भी कुछ आपके पेरीमाइसियम मतलब अगेन कनेक्टिव टिश्यू कवर करेंगे। और वैसे ही एक एक मसल को भी कवर करता है कुछ इस तरह से आपके कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपको दिख रहा है कि पिंक कलर के ऊपर भी मैंने ऐसे येलो येलो बनाया हुआ है, दैट इज द अगेन कनेक्टिव टिश्यू। तो ये है एंडोमाइसियम बेटा, ये है एंडोमाइसियम। तो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख भी देती हूँ, ये है एंडोमाइसियम। एक एक मसल सेल को कवर करने के लिए आपके पास है एंडोमाइसियम, जो यहाँ पे भी मैंने बनाया हुआ है। एंडोमाइसियम एक मसल सेल को कवर कर रहा है। तो आपने यहाँ एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट देख लिया। अब इसी एक्टिन एंड मायोसिन से ही आपकी कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है। यही वो प्रोटीन्स है जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहा है। इसीलिए इस एक्टिन और मायोसिन को, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। तो चलो देखते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या काम कर रही है, कैसे कॉन्ट्रैक्शन कर रही है। तो ये पूरा डायग्राम आपका, ये एक फ्लो चार्ट है जिसमें आपके पूरे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल दिख रहा है। तो चलो बिना किसी डीले के एक बार बात कर लेते हैं इन्हीं एक्टिन एंड मायोसिन के प्रेजेंस का और वो एग्जैक्टली कैसे कॉन्ट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे क्या कर लूंगी, आई विल ड्रॉ वन ऑफ द मायोफाइब्रिल, है ना। सिर्फ मायोफाइब्रिल को मैं ले रही हूँ, पूरे मसल सेल को नहीं, एक मायोफाइब्रिल को ले रही हूँ, ये रेड कलर वाला, ठीक है। तो रेड कलर में था, तो चलो उसी कलर से ही मैं बनाऊंगी। इमेजिन करते हैं ये आपका मायोफाइब्रिल है, ठीक है, ये आपकी मायोफाइब्रिल है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क बनाते हैं एंड थोड़ा सा ज्यादा मोटा। ये आपकी मायोफाइब्रिल है। मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, ठीक है, एक मायोफाइब्रिल है ये। और ये मायोफाइब्रिल कहाँ पे प्रेजेंट है? ये एक मायोफाइब्रिल है, अगेन लिख देती हूँ मैं, मायोफाइब्रिल कहाँ पे प्रेजेंट है? मसल सेल के अंदर प्रेजेंट है ना, आपके स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये फिलहाल तो रेस्टिंग स्टेज पे है। इमेजिन करते हैं कि ये फिलहाल आपकी मसल अभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही है, रेस्टिंग स्टेज पे है। तो अगर ये रेस्टिंग स्टेट या टेस्टिंग स्टेज पे है तो कैसा दिख रहा है एक्टिन मायोसिन का जो अरेंजमेंट है? एक्टिन मायोसिन का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैंने मायोसिन को कौन से कलर से बनाया था? आपके ऑरेंज कलर से, एक्टिन को ब्लू कलर से। सेम कलर से ही मैं बनाऊंगी ताकि दिक्कत ना हो। तो ये रेस्टिंग स्टेज ही है, ऐसा ही दिखता है, उसी को मैं थोड़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर में आपको बना के शो कर रही हूँ। तो इमेजिन करते हैं ये आपकी मायोसिन है यहाँ पे, है ना, ये आपका मायोसिन है। यहाँ पे एक मायोसिन है ना, यहाँ पे एक मायोसिन, ठीक है, ये आपकी मायोसिन, यहाँ पे मायोसिन। अगेन एक और बना लेते हैं मायोसिन अरेंजमेंट। इमेजिन करो ये बहुत लंबा सा एक मायोफाइब्रिल है, हम तो बस छोटा सा एक पार्ट देख रहे हैं ना। ये आपकी मायोसिन, ये आपकी मायोसिन, डन। अब बात करेंगे हम एक्टिन की, ठीक है, एक्टिन की। एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट का पार्ट है, वो बड़ा ही थिन सा है, दैट्स व्हाई थिन फिलामेंट। तो ये आपकी एक्टिन है, एक्टिन, एक्टिन, यहाँ पे एक्टिन, 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 एक्टिन। एक चीज नोटिस करो, जो एक्टिन है वो थोड़ा बहुत आपके मायोसिन को ओवरलैप कर रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत आपके मायोसिन को वो ओवरलैप कर रहा है। यहाँ जो एरियाज आपके मायोसिन ने होल्ड किया हुआ है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, जहां जो एरिया आपके मायोसिन ने कवर किया हुआ, ये मोटा वाला मायोसिन ने कवर किया हुआ है, ये माइक्रोस्कोप के नीचे आपको थोड़ा सा डार्क दिखेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं
एन आइसोट्रॉपिक, क्योंकि ये ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, इट्स लुकिंग क्वाइट थिक डार्क, तभी ये थिक मायोफिलामेंट का पार्ट है, ये दिखता ही डार्क है। डार्क एंड लाइट बैंड की वजह से स्ट्राइशंस होता है ना स्केलेटल मसल में, तो ये ऐसे डार्क दिखेगा, क्योंकि देखो कितना थिक सा एक प्रोटीन है, तो जितना मोटा प्रोटीन है उसकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट नहीं करेगा, तो वो ऑब्वियसली डार्क दिखेगा थोड़ा सा, राइट। अब देखो अगर ये एक्टिन है, जहां जहां आपको एक्टिन दिखता है, तो ये जो एरिया है यहां से यहां आपका आई बैंड है, ठीक है, ये है आई बैंड, मतलब आइसोट्रोपिक बैंड, थोड़ा लाइट है ये, तो ए बैंड इज डार्क बैंड एंड आई बैंड जो है बेटा वो है आपका लाइट बैंड, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के नीचे आपको थोड़ा लाइट कलर में दिखेंगी, थोड़ा सा थिक थोड़ा सा लाइट, है ना, थोड़ा सा डार्क थोड़ा सा लाइट। अब आप बोल सकते हो कि मैम एक चीज आप नोटिस कीजिए कि यहां से यहां आपका पूरा का पूरा एक्टिन है ना, कहां से कहां पे है, यहां से यहां एक्टिन है, तो मैंने सिर्फ इतने ही जगह को क्यों आई बैंड बोला है, बिकॉज बेटा ये ओवरलैपिंग है ना, तो ये तो डार्क ही दिखेगा, ये तो और डार्क दिखेगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मायोसिन डार्क था, एक्टिन का भी थोड़ा सा पार्ट आ गया, तो ये एरिया कुछ ज्यादा ही डार्क दिखेगा, और ये एरिया जो बीच में ये आपकी आई बैंड वाली एरिया है, ये चलो थोड़ा सा ऑब्वियसली लाइट दिखेगा, तो ये आई बैंड है। एंड अगर आप ए बैंड में भी देखो, इस एरिया में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है ना, इस एरिया में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है एक्टिन की, सिर्फ मायोसिन अकेला है, तो ये एरिया डार्क तो होगा लेकिन इस एरिया से कम होगा, क्योंकि इस एरिया में दो ओवरलैपिंग है, ये ज्यादा डार्क है, पूरा ही ए बैंड है, बट इस पूरे ए बैंड में बीच में थोड़ा लाइट वाला जो पार्ट है बेटा, इसका नाम है एच जोन। ये जो थोड़ा सा लाइट आपको दिखता है ना यहाँ पे, दिस इज एच जोन, तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देती हूँ, अरे ये है एच जोन, ये है एच जोन, ठीक है, दिस इज एच जोन, थोड़ा सा थिक बना लेते हैं, एच जोन ऑलमोस्ट डन। ए बैंड के अंदर ही आपको ये एच जोन दिख रहा है, तो यहां से यहां जो आपको दिखता है दिस इज एच जोन, ठीक है, ये है एच जोन। चलो थोड़ा डार्क कलर से लिख देते हैं, एच जोन, डार्क कलर और नहीं दिख रहा है, दिस इज बेटर। तो एच जोन बेटा क्या है, एच जोन आपका वो ए बैंड का वो वाला पार्ट, मायोसिन का वो वाला पार्ट जहां पे एक्टिन की कोई ओवरलैपिंग नहीं है ना। अब आप देखो यहाँ पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी आपकी आई बैंड है, दिस इज अगेन ए बैंड, ये आपका फिर से ए बैंड है, यहां से यहां फिर से ए बैंड है, फिर से आई बैंड है, तो ये आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब इस आई बैंड को या ये ए बैंड को जो मायोसिन एंड एक्टिन बता रही हूं मैं, ये ऐसे इस तरह से हवे पे लटका हुआ तो नहीं है ना, इसको किसी ने फिक्स भी किया हुआ होगा, किसी ने फिक्स करके रखा होगा इस एरिया को, तो जो एरिया को फिक्स कर रहा है, ये आपके एक्टिन बैंड को जो फिक्स करके रख रहा है, दैट इज योर जिगजैग प्रोटीन, एक प्रोटीन ही है ना, एक प्रोटीन ही है आपका जो ये आई बैंड को इस तरह से आपके मायोफाइब्रिल के अंदर ऐसे प्लेस करके फिक्स करके रख रही है, दैट इज योर जेड लाइन, इसको हम बोलते हैं जेड लाइन। ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, फ्रॉम वन जेड लाइन टू द नेक्स्ट जेड लाइन इज अ सार्कोमियर विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट और स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल, हम इसे बोल सकते हैं। सो दिस इज ए सार्कोमियर, ये है आपका सार्कोमियर। ये क्या है जेड लाइन, जेड लाइन कुछ भी नहीं है, जेड लाइन इज जस्ट दी व्हाट, ये आपका क्या है, जेड लाइन जस्ट एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो आपके एक्टिन फिलामेंट को या आपके लाइट एक्टिन फिलामेंट को फिक्स करके रख रही है मायोफाइब्रिल के अंदर। अब अगर हम बात करें ये सार्कोमियर की, ये सार्कोमियर का लेंथ जो है जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब छोटा हो जाएगा। कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एक बार यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट देख लेते हैं। ये मायोफाइब्रिल था रेस्टिंग स्टेट में, है ना, अब हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट देखेंगे। तो ये मसल मायोफाइब्रिल है, अगेन ये मायोफाइब्रिल है, सिंपल सा एक बात देख लेंगे, राइट। इसके अंदर हम मायोसिन बना लेंगे, फिर से मायोसिन बनाते हैं, अरे कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया, चलो थोड़ा कम कर देते हैं इसे। ये आपकी मायोसिन है,
ठीक है, ये मायोसिन है, मायोसिन, 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 मायोसिन एक्सेट्रा। ठीक है, थोड़ा सा मायोसिन, मायोसिन, मायोसिन। अब एक्टिन बना लेते हैं। ये है एक्टिन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, द एक्टिन इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन। ये जो आपकी एक्टिन थी, ये क्या करती है, मायोसिन से बॉन्ड फॉर्मेशन करती है एंड इट विल जस्ट स्लाइड ओवर द मायोसिन। कैसे करती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। तो एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहां पे क्या हो गया कि दिस आई बैंड, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अच्छा, ये जो आपका ए बैंड था वो वैसे का वैसा ही है, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो आई बैंड है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। एक चीज करते, इसको थोड़ा सा डिलीट करते इस एरिया को, ताकि मुझे थोड़ा, यस अभी ठीक है, डोंट वरी, सब ठीक है। जस्ट मुझे थोड़ा सा इसको एरिया को पास लाना है। तो ये आपका मायोसिन था, मायोसिन जैसे था वैसा ही प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं आया है मायोसिन के पोजीशनिंग में, बट एक्टिन के पोजीशनिंग में चेंजेस आएगा। कैसे आएगा चलो देख लेते हैं। फाइन, डन, ऑलमोस्ट डन हो गया है। ऑलमोस्ट हो गया, चलो बढ़िया। अब देखते हैं, एक चीज नोटिस करो, जो ए बैंड था वो वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन जो आई बैंड है उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा ये छोटा हो गया, इट शॉर्टन है ना, ये शॉर्टन हो चुका है। एंड ए बैंड नो चेंजेस, क्योंकि ए बैंड कहीं मूव नहीं कर रही है, आपकी आई बैंड जो है वो मूव कर रही है। अगर मायोसिन है ऑरेंज वाला, ये आपका एक्टिन है ब्लू वाला, सो ये इसको ऐसे खींच रही है, तो दोनों एक्टिन पास में आ रहे हैं। दैट्स व्हाई आप यहाँ पे देखो एरिया कम हो चुका है। ये जो एरिया यहाँ पे था, ये जो आपकी एच जोन थी, ये एच जोन अब कम हो गई है ना, क्योंकि दोनों एक्टिन पास में आ गया है, तो आई बैंड चेंज हो गया। एंड जो जेड लाइन था, जो जेड लाइन था जिसने आपके एक्टिन को फिक्स करके रखा हुआ था, वो भी पास आ गई है, करीब आ गई है, किसके, मायोसिन के। तो सार्कोमियर का जो लेंथ है, ये जो सार्कोमियर था इसका भी लेंथ छोटा हो गया, राइट। सार्कोमियर का जो लेंथ है ये भी छोटा हो गया, सार्कोमियर ऑल्सो शॉर्टन्स। ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टेट, ये है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो मैं यहां पे लिख देती हूं, दिस इज एट कॉन्ट्रैक्शन स्टेट। ओके, कॉन्ट्रैक्शन स्टेट पे आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, कौन, आपके मसल कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ए बैंड जैसा था वैसा ही रहेगा, नो चेंजेस इन द ए बैंड, क्योंकि ए बैंड कहीं मूव नहीं हो रही है, नो चेंजेस, इट रिमेन्स सेम, नो चेंजेस, कोई भी चेंज नहीं हो रही है, वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन आई बैंड छोटा हुआ, आपकी जो सार्कोमियर थी उसकी लेंथ छोटी हो गई। एंड एक और क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहो तो आप ये पूछ सकते हो कि एक्टिन को तो जेड लाइन ने फिक्स करके रखा है, आपके मायोसिन को किसने फिक्स करके रखा है? तो इसके लिए भी एक प्रोटीन है, ये येलो कलर की जो मैं प्रोटीन बना रही हूं, ये एम लाइन है, इसको हम लोग यूजुअली बोलते हैं मायोमेसिन। मायोमेसिन प्रोटीन का नाम है। जेड लाइन जो है वो एक्टिनिन से बना हुआ है। अगेन प्रोटीन्स का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन से, इमेजिनरी जिगजैग लाइन नहीं, एक्चुअली में प्रोटीन से बना है। तो ये प्रोटीन ने मायोसिन को ऐसे फिक्स करके रखा है स्ट्रिंग की तरह, राइट। तो ये था आपके रेस्टिंग स्टेट एंड कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में क्या चेंजेस आएगा।
अब अगर हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करें कि क्या ये मायोसिन एक्टिन ऐसे लंबी लंबी लाइन की तरह दिखती है, नहीं। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे, इन प्रोटीन्स की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें अबाउट दी मायोफाइब्रिल में जो आपके मायोफिलामेंट प्रेजेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। तो मायोफिलामेंट का मतलब क्या है? प्रोटीन से बना हुआ। कुछ मायोफिलामेंट थिन है, जैसे कि आपको एक्टिन में दिखे थी, क्योंकि कम मॉलिक्यूलर वेट वाले इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो मायोफिलामेंट, थिन मायोफिलामेंट बना हुआ है एक्टिन से, और इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन नाम की भी दो प्रोटीन्स प्रेजेंट है आपके थिन फिलामेंट में। तो ये जो आपको लाइनें दिख रही थी ना, ये एक्चुअली आपके कुछ ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, कुछ फाइब्रस प्रोटीन है, इन सब से बना हुआ है। और जो आपकी मायोसिन है, ये भी आपके कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर से ही बना हुआ है। तो अगर हम बात करें एक्टिन की, एक्टिन इस स्टेट में रहती है जो इनएक्टिव स्टेट है उसका, ग्लोब्यूलर एक्टिन। लेकिन जैसे ही Mg2+ का प्रेजेंस मिलता है, वो तुरंत इस तरह से क्या करता है? पॉलीमराइज हो जाता है, एक 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 ग्लोब्यूल जुड़ के बनाएगा एक फिलामेंटस एक्टिन, एफ एक्टिन। ये आपकी एक्टिवेटेड एक्टिन है। इसमें जो बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है ना मायोसिन के लिए, वो एक्टिवेटेड है, ये रेडी है कि ये मायोसिन के साथ बाइंड करेगा। लेकिन इसके अलावा ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन भी प्रोटीन प्रेजेंट है आपके थिन मायोफिलामेंट में। जैसे कि ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक हेलिकल ऐसे फाइब्रस प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, दो हेलिक्स से बने हुए, दो प्रोटीन फिलामेंट से बने हुए हैं। एंड ट्रोपोनिन 3 सब यूनिट से बना हुआ है प्रोटीन के। एक सब यूनिट दैट इज टीपीसी, ट्रोपोनिन सी, जो कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, इसलिए टीपीसी है। टीपीआई जो है इट इनहिबिट्स द मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन। ये जो साइट प्रेजेंट है इसको वो इनहिबिट कर देता है, इसको ढक लेता है, ताकि एक्टिन मायोसिन के साथ बाइंड ना करे। ऐसा क्यों? जब मैं रिलैक्स स्टेट में हूं तब बाइंडिंग नहीं हो रहा है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट करूंगी तब बाइंडिंग होगा। तो जब मैं रिलैक्स स्टेट में हूं तो इसको मास्किंग करने का काम ये करेगी। एंड टीपीटी जो है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच्ड होता है, बाइंड विद द ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट। ये स्ट्रक्चर्स मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएगा कि कौन सा सब यूनिट किसके साथ बाइंड कर रहा है। अब जो थिक मायोफिलामेंट है, ये थिक इसीलिए दिखता है क्योंकि एक बहुत लार्ज मॉलिक्यूलर वेट बड़े वाले प्रोटीन से बनी हुई है, और उस प्रोटीन का नाम है आपका मेरोमायोसिन। मेरोमायोसिन से बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे मेरोमायोसिन यूनिट्स आपको दिख जाएंगे। ये एक मेरोमायोसिन, सिंगल मेरोमायोसिन यूनिट है, ये सिंगल मेरोमायोसिन यूनिट है, जिसमें आपको एक ग्लोब्यूलर हेड दिखता है। इस ग्लोब्यूलर हेड में आपको एक्टिन बाइंडिंग साइट मिलेगा। जैसे एक्टिन में मायोसिन बाइंडिंग साइट था, वैसे ही मायोसिन में एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक एटीपी बाइंडिंग साइट मिलेगा, और कुछ एटीपीएस एंजाइम भी ग्लोब्यूलर हेड में ही है। दैट ग्लोब्यूलर हेड इटसेल्फ इज अ प्रोटीन जो एटीपीएस एंजाइम जैसी एक्टिविटी शो करती है, एटीपीएस एंजाइम की ही एक्टिविटी शो करती है। तो एटीपीएस का काम क्या है? एटीपीएस का काम है हाइड्रोलाइसिस, राइट। ये जो आपकी एटीपीएस एंजाइम है ये तोड़ता है, किसको तोड़ता है? हाइड्रोलाइसिस मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बाय एडिंग एन वाटर मॉलिक्यूल। तो किसको वो यूजुअली ब्रेक डाउन करता है? ये एटीपी था, एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा इनटू एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में तोड़ेगा, और एक एक्स्ट्रा आपको इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकला उससे। सो दैट इज हाइड्रोलाइसिस। ये हाइड्रोलाइसिस की एक्टिविटी शो करती है कौन? आपकी एटीपीएस एंजाइम, ठीक है। इसके अलावा ग्लोब्यूलर हेड के अलावा आपको दिख जाएगा एक शॉर्ट आर्म। ये छोटा सा आर्म है जहां से ग्लोब्यूलर हेड निकली है। इन दोनों को मिला के बनती है हेवी मेरोमायोसिन, हेवी मेरोमायोसिन, HMM। एक टेल है बेटा जो थोड़ा स्टिकी होता है, ये टेल, क्योंकि ये दूसरे मेरोमायोसिन से अटैच होगा, दूसरे मेरोमायोसिन के टेल से अटैच्ड होगा। सो इसका नाम है LMM, लाइट मेरोमायोसिन। तो ऐसा होता है कि आपका जो ये एक मायोसिन है, ये एक मायोसिन है, आपको इस तरह से दिखा, ठीक है। एक मायोसिन था ये, इसके साथ अटैच्ड होगा एक और मायोसिन, इस तरह से मेरोमायोसिन। तो ये बनाएगा ये क्रॉस आर्म, क्रॉस ब्रिज, ठीक है। क्रॉस ब्रिज या क्रॉस आर्म बोलते हैं इसको, क्रॉस आर्म, क्योंकि इसकी जो शॉर्ट आर्म है वो इस तरह से कॉइल हुई है। ऐसा आपको एक और दिखेगा, एक और मेरोमायोसिन के, दो मेरोमायोसिन के यूनिट,
एक और 2 मेरोमायोसिन के यूनिट ऐसे, एक और तीसरे मेरोमायोसिन की यूनिट, इस तरह से कई सारे मेरोमायोसिन ने जुड़ जुड़ के बनाया है आपका पूरा का पूरा मायोसिन फिलामेंट, जिसमें ये जो ग्लोबुलर हेड है ये ऊपर की तरफ निकली हुई है। क्यों? क्योंकि इसको एक्टिन के साथ बाइंड होना है, इजी होगा उसको बाइंड करने के लिए। तो अगर हमने पूरा का पूरा सारे प्रोटीन्स हमने देख लिए जो आपके मायोफिलामेंट में प्रेजेंट है, मायोफिलामेंट इज व्हाट मायोफाइबर इज कंपोज्ड ऑफ, तो हमारे लिए अब आसान होगा समझना कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। किसकी कॉन्ट्रैक्शन? ऑब्वियसली मसल की, और कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, राइट? सो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। चलो बात करते हैं। एक प्रॉपर्टी आपको याद है मैंने शुरुआत में बोली थी कि मसल जो है वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी, कोई स्टिम्यूली को रिसीव करना और स्टिम्यूली के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करना। तो ये स्टिम्यूली प्रोवाइड करेगा कौन? ये स्टिम्यूली प्रोवाइड कर रहा है एक मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन तो लेके जाता है स्टिम्यूली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वापस लेके आ रहा है मैसेज को वो है मोटर न्यूरॉन, राइट? तो मोटर न्यूरॉन किसके पास मैसेज लेके आ रहा है? टारगेट ऑर्गन कौन है? ये मसल फाइबर, ये आपकी मसल सेल। तो आपके मसल फाइबर में ये मोटर न्यूरॉन किस तरह से सिग्नल लेके आ रही है, किस तरह का मैसेज लेके आ रही है? चिट्ठी लिख के ला रही है? नहीं, इनकी चिट्ठियां जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में होती है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगा कौन? देखो मोटर न्यूरॉन के अंदर कुछ इस तरह से आपको प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स दिखेगा। प्री साइनेप्टिक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो गैप है, ये जो आपकी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, इसके आगे का न्यूरॉन है ना, इसके पहले वो न्यूरॉन है, इसलिए प्री साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्स से पहले, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन नहीं मसल है तो हम साइनेप वर्ड नहीं यूज करेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे, राइट? तो ये आपके प्री साइनेप्टिक वेसिकल हमेशा एक्सॉन के एंड में प्रेजेंट है, इसीलिए एक्सॉन का एंड ऐसे फुला हुआ है, एक्सोनल नॉब बोलते हैं हम, राइट? या एक्सोनल बल्ब। तो दिस प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। यही न्यूरोट्रांसमीटर आपका रिलीज होता है कहां पे? ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो मसल और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो एरिया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इट्स अ फ्लूइड फिल्ड जंक्शन। यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसी में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ। एंड आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मोटर एंड प्लेट भी बोलते हैं। बार बार बता रही हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ही मोटर एंड प्लेट बोल रहे हैं। एक्चुअली द मोटर न्यूरॉन विच इज इनर्वेटिंग द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर फॉर्म्स द मोटर एंड प्लेट। यहाँ पे तो अब क्योंकि हमने चलो न्यूरोट्रांसमीटर देख लिया, मोटर न्यूरॉन देख लिया, अब हम थोड़ा सा मसल फाइबर को देखते हैं। ये मसल फाइबर का सार्कोप्लाज्मा है ना, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेस्टिंग स्टेज पे ये जो है, ये रेस्टिंग स्टेज है ना, ये रेस्टिंग स्टेज है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है। तो रेस्टिंग स्टेट पे मसल के अंदर आपको क्या दिखेगा? नेगेटिव पोलराइजेशन दिखेगी अंदर, और बाहर क्या दिखेगा? पॉजिटिव। आप सबको पता है बिकॉज बाहर Na+ ज्यादा है, अंदर Na+ कम है, K+ ज्यादा है, K+ कम है, लेकिन यहाँ नेगेटिव प्रोटीन ज्यादा है तो ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और बाहर पॉजिटिव बिकॉज ऑफ मोर एंड Na+ आयन, राइट? एंड ऑफ कोर्स कैल्शियम आयंस भी थोड़े बहुत प्रेजेंट होते हैं। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आपको एक रिसेप्टर नजर आ रही थी, ये इसी न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने के लिए बैठा हुआ है, एसिटिलकोलिन रिसेप्टर। अगर ये एसिटिलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है तो कई तरह के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, कुछ एक्साइटेटरी, कुछ इनहिबिटरी, हमने ये न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो जो एक्साइटेटरी है, फॉर एग्जांपल एसिटिलकोलिन, इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये है एसिटिलकोलिन, ये एसिटिलकोलिन है, एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी एंड बाइंड करने के बाद क्या करेगी? इट विल कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा, अब देखो इसमें Na+ चैनल ओपन हो गया, Na+ अंदर एंटर होता रहेगा, अंदर के पोलैरिटी को ये पॉजिटिव 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 करता रहेगा और बाहर नेगेटिव होता रहेगा, क्योंकि Na+ मूव अंदर कर रहा है, बाहर लूज कर रहा है वो तो नेगेटिव। तो ये डीपोलराइजेशन आपके सार्कोलेमा में जाएगी नीचे और जाके सार्कोप्लाज्म में, दैट इज मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऐसे सेलुलर ऑर्गेनेल प्रेजेंट है जिनका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम।
वही एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ही है, लेकिन क्योंकि मसल तो हमेशा सार्को वर्ड यूज कर रहे हैं। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इसने कैल्शियम स्टोर करके रखा था, है ना। ये स्टोर इसीलिए अंदर करके रखेगा क्योंकि ऑलरेडी बाहर एनफ अमाउंट में कैल्शियम है, सेम है, तो कहीं मूव करने की जरूरत नहीं है। जब बाहर कम हो जाएगा ना, ये आप टिटनी में पढ़ने वाले हो इसलिए बता रही हूँ, बाहर जब कैल्शियम लो हो जाता है ना आपका ब्लड कैल्शियम लेवल, तो यहां से कैल्शियम फेंकने की कोशिश करता है। एनीवे, तो अभी फिलहाल तो कैल्शियम स्टोर्ड है अंदर क्योंकि बैलेंस पूरा प्रॉपर है, लेकिन इन डीपोलराइजेशन की वजह से कैल्शियम रिलीज हो जाएगी आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। कहां पे? सार्कोलेमा में, सॉरी सार्कोप्लाज्म में। ये पूरा सार्कोप्लाज्म है ना, आपका जो साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर का। ये कैल्शियम क्या करेगी? इस स्ट्रक्चर को एक बार देखो। इस स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था? मायोसिन फिलामेंट वेट कर रहा था कि वो बाइंड करेगा एक्टिन से, लेकिन एक्टिन में जितने भी मायोसिन बाइंडिंग साइट थे वो सारे ब्लॉक्ड हो चुके थे। किसने ब्लॉक किया था? यही टीपीआई, टीपीसी, टीपीटी ने। टीपीटी आपके ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच था, ये आपको ग्रीन कलर का ट्रोपोमायोसिन भी दिख रहा है, राइट। तो इमेजिन करो, ये आपका मायोसिन है, वेट कर रहा है बाइंड करने के लिए। ये आपकी एक्टिन है ना, और एक्टिन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? ये ट्रोपोमायोसिन, सारे ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन सब प्रेजेंट है। तो ये अगर ट्रोपोनिन है और ये ट्रोपोमायोसिन है, तो ट्रोपोनिन के तीनों यूनिट में से एक यूनिट ने ट्रोपोमायोसिन को भी पकड़ा हुआ है और उससे उसने एक्टिन को कवर कर दिया है, मास्क कर दिया है, ताकि मायोसिन बाइंड ना हो सके। अब हमारे पास कैल्शियम आया, कैल्शियम आके बाइंड करेगा कहां पे? टीपीसी के साथ। ये टीपीसी है, आपके टीपीसी के साथ बाइंड करेगा ये, है ना। ये कैल्शियम आया और कैल्शियम आके कहां पे बाइंड किया? टीपीसी के साथ। ये है टीपीसी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टीपीसी के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही टीपीसी के साथ इसने बाइंड किया, ऐसा था कुछ, टीपीसी के साथ आके बाइंड किया, टीपीसी में कुछ चेंजेस आएगी, टीपीसी हट जाएगा। टीपीसी हट गया, टीपीसी ने टीपीटी को हटाया, टीपीआई को हटाया और उसके साथ ट्रोपोमायोसिन भी हट गया। तो ये अनमास्क हो गया है, एक्टिन अब फ्री हो गया है, अब वो मायोसिन के साथ अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे पहले मास्क्ड एक्टिन फिलामेंट था, है ना, आपको मास्क्ड एक्टिन फिलामेंट दिखा था यहाँ पे, राइट। अब वो क्या हो गया है? अनमास्किंग हो चुकी है, अब बिल्कुल फ्री है, अब बिल्कुल ये लोग जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, है ना। एक्टिन मायोसिन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। कैल्शियम के अलावा एक और चीज की भी जरूरत है, एटीपी। ये वेट कर रही थी बाइंड करने के लिए दोनों, बट अभी तक हुआ नहीं है। अब क्या हुआ? अचानक से क्या आ गया है? एटीपी आ गई है, ठीक है। एटीपी आएगी, ये जुड़ जाएगी अपने, उसके लिए एक बाइंडिंग साइट था ना ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन में। जैसे ही जुड़ेगी, एक चेंज आ गया है आपके मायोसिन के स्ट्रक्चर में, है ना। कैसे चेंज आया है? एटीपी विल बी इमीडिएटली हाइड्रोलाइज्ड इनटू एडीपी प्लस पीआई, क्योंकि ग्लोबुलर हेड एटीपीएस एंजाइम था, याद है। जैसे ही एटीपी बाइंड करेगी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस एंड आपको एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा, तो बाइंड हो गया। इमेजिन करते हैं अगेन, ये आपकी एक्टिन थी, ये मायोसिन था, मायोसिन हेड था। तो मायोसिन हेड में अब क्या आ गया है? ये दोनों चीज आपका, ये सपोज एटीपी था, पूरा एटीपी था, तो एटीपी आया और जुड़ा। जैसे एटीपी आया और जुड़ा मायोसिन से, क्या हुआ? ये एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोलाइज हो गया। तो ये अब एक चेंज आ जाएगा आपके किसमें? मायोसिन में। मायोसिन का शेप थोड़ा सा ऐसा हो गया। इमेजिन करो, पहले मायोसिन सैड था, एटीपी आया, उससे जुड़ा एटीपी, और एटीपी क्या हुआ? एडीपी और पीआई में कन्वर्ट हो गया, तो मायोसिन में एक चेंज आ गया। इमेजिन करो मायोसिन ऐसा हो गया है, और ठीक अब लगने ही वाला है। जैसे ही एडीपी प्लस पीआई बनता है, इमीडिएटली पीआई जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इमेजिन करो, ये एक चेंज आया था, मायोसिन पहले सैड था, अब वो ऑलमोस्ट थोड़ा चेंज आया है मायोसिन में, जुड़ने ही वाला है, लेकिन पीआई रिलीज हो चुका है। पीआई रिलीज हुआ, बचा क्या? सिर्फ एडीपी, एंड ऑफ कोर्स आपका एडीपी बचा है। अब क्या हो जाएगा? इमीडिएटली जैसे ही आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गई, सिर्फ एडीपी बचा। अब इसको कोई रोक नहीं सकता, मायोसिन जाके बाइंड कर लेगा विथ एडीपी। एडीपी अभी भी है, बाइंड कर गया। जैसे ही ये एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बना, इसको क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं, इसको हम लोग क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, इमीडिएटली क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स बना क्यों था? क्योंकि अब सिर्फ एडीपी था, तो कॉम्प्लेक्स बना, एडीपी इमीडिएटली रिलीज हो जाएगी। कौन रिलीज कर रहा है? बिकॉज ऑफ एक्टिन मायोसिन का बॉन्डिंग, एडीपी रिलीज हो गया। अब ये देखो क्रॉस ब्रिज बना हुआ है,
और अब इसके पास और कोई एटीपी बाइंडिंग साइट पे कुछ भी नहीं चिपका हुआ है, मायोसिन में पूरा खाली हो गया। एटीपी बाइंडिंग साइट जो है बेटा, यहाँ देखो ये खाली है, कुछ भी नहीं बाइंड है। तो ये क्योंकि सब उसके दोस्त उसको छोड़ के चले गए, क्योंकि इसने एक नया क्रॉस ब्रीच किसी और से दोस्ती कर ली है, पुराने दोस्त चले गए, एडीपी गया, पीआई गया, सब गया, तो ये सैड हो गया बहुत। कौन सैड हो गया? मायोसिन सैड हुआ। सैडनेस के चक्कर में अपने नए दोस्त को भी सैडनेस की तरफ खींच दिया। ये है पावर स्ट्रोक, ये है पावर स्ट्रोक। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, यही कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। देखो एक्टिन मूव कर रही है, लेंथ नहीं चेंज होता है एक्टिन का, जस्ट ऐसा एक्टिन था, अब ये आगे बढ़ गया है। तो वो याद है हमने देखा था कि किस तरह से सार्कोमियर्स छोटा हो रहा है, किस तरह से आई बैंड छोटा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से एक्टिन पास आ रही है। इसको यहां से एक मायोसिन ने खींचा, इसको यहां से दूसरे मायोसिन ने खींचा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और ये ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रहेगी जब तक एक दूसरा एटीपी आके मायोसिन के हेड के साथ बाइंड नहीं करता। जैसे ही दूसरा एटीपी आके उसकी खाली जगह पे बैठेगी, ये वापस इसको छोड़ेगी और ये अपने पुराने दोस्तों के साथ फिर हैप्पी हो जाएगी, है ना। तो इसने क्या किया? फ्री था, सैड हो गया था। दिस इज पावर स्ट्रोक। कॉन्ट्रैक्शन तभी हो रहा है जैसे ही एक न्यू एटीपी आएगा, ज्वाइन करेगा, ये अपने पुराने दोस्त को वापस पा गई, इसने क्रॉस ब्रिज को तोड़ दिया, वापस उसी शेप में चला गया। दिस इज योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें आप देख रहे हो जस्ट स्लाइडिंग हो रही है। किसकी स्लाइडिंग हो रही है? एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर द मायोसिन। मायोसिन डज नॉट स्लाइड ओवर एक्टिन। कौन स्लाइड कर रहा है? पावर स्ट्रोक किसका हो रहा है? एक्टिन स्लाइड हो रहा है, राइट। सो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ एक्टिन। जैसा था वैसा ही लेंथ है पूरा, जस्ट मूव ऑन हो चुका है एक साइड पे। That's all. That is sliding filament theory. So प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, प्रोटीन का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है, जस्ट बैंड कम हो रहा है। पहले इतना ज्यादा आई बैंड था, आई बैंड कम हो जाएगा। That's all. ए बैंड जैसा था वैसा ही रहेगा, कि मायोसिन कहीं नहीं जा रहा है, वो फिक्स्ड है। दिस इज योर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब अगर रिपीटेडली ये एक्टिवेशन और होता रहे, रिपीटेडली वो स्टिम्यूली आता रहे न्यूरोट्रांसमीटर से, और रिपीटेडली ये सारे एक्टिविटीज अगर होता रहे, तो मसल को फैटीग हो सकता है। बिकॉज मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है, क्योंकि एटीपी आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, O2 भी तो यूटिलाइज हो रहा है। एक टाइम आएगा जब ये O2 डिप्लीट हो जाएगा, तभी आप अगर बहुत देर से कॉन्ट्रैक्ट करो, दौड़ते रहो, आपको क्रैम्पिंग आ जाती है ना। या बहुत देर से मैं इस तरह से इस रिमोट को पकड़ के ऐसे खड़ी रहूं, ये मेरा हाथ ऐसा ही है, अभी तो मजा आ रहा है मुझे, लेकिन 10 मिनट बाद यही हाथ में क्रैम्प आ जाएगा। इसका वेट ज्यादा नहीं है रिमोट का, तब भी, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रखा हुआ है मैंने अपने ट्राइसेप मसल को, राइट। ये कॉन्ट्रैक्शन एक टाइम पे सारा ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाएगा एंड माय मसल विल एक्यूमुलेट, कौन? लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेट करने लगेगा। ये इसीलिए होता है क्योंकि अब ग्लाइकोजन की कन्वर्जन जो है वो आपका एनारोबिकली हो रहा है, तो पायरुविक एसिड बनने की जगह लैक्टिक एसिड बन रहा है। इसी के एक्यूमुलेशन की वजह से आपकी मसल फटीग होती है, राइट। सो अगेन इसीलिए रिलैक्स होना भी बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्शन के बाद इमीडिएटली रिलैक्सेशन भी होता है। एक तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बार बार होता रहेगा जब तक मैं स्टिम्यूली दूंगी न्यूरोट्रांसमीटर से, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर का वापस जाना भी जरूरी है, वो जाता भी है। कुछ इनहिबिटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स भी आके इसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है ना। एक एक्चुअली एंजाइम प्रेजेंट होता है इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जिसका नाम है एसिटिलकोलिन एस्टरेज। वो इस एसिटिलकोलिन को तोड़ देता है, टूट गया तो और स्टिम्यूली नहीं आएगा। तो ये जरूरी है ताकि रिलैक्सेशन हो पाए। बार बार ऐसे खामखा मुझे कैल्शियम नहीं रिलीज करवाना है अपने सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। अब अगर हम बात करेंगे दो तरह के मसल फाइबर की, एक आपका रेड मसल फाइबर है, एक व्हाइट मसल फाइबर है। बेस्ड ऑन आपके मसल फटीग के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जो रेड मसल फाइबर है, इट यूजुअली डू नॉट गेट फटीग, क्योंकि इस मसल में आप क्या देखोगे, हाई अमाउंट में मायोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिस वजह से मायोग्लोबिन इज द पिगमेंट प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, तभी ये रेडिश कलर का है, राइट। तो ये हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इट अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड डू नॉट इजीली गेट फटीग्ड। हाई ज्यादा मायोग्लोबिन है तो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगी। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा अमाउंट में है, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको मिलेगा। एक छोटा सा पॉइंट लिखती हूं मैं यहाँ पे, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा एटीपी प्रोडक्शन, एरोबिकली हो रहा है, सारी चीजें करेक्ट। एंड दे हैव लेस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम स्टोरिंग जो आपकी ऑर्गेनल है वो कम है, बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि एरोबिकली रेस्पिरेशन हो रहा है तो इट यूजुअली डू नॉट गेट फटीग। एन एग्जांपल है आपका एक्सटेंसर मसल ऑफ बैक।
इमेजिन करो आप जो सुबह सपोज आप 7 बजे उठे हो, 7 बजे उठने के बाद आप सारा दिन आप स्कूल जा रहे हो, आप कॉलेज जा रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, नहा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर जाके रात को शायद आप लेट रहे हो, तो इतने पूरे वक्त ये जो मसल है ये तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही है, ये अलग अलग मूवमेंट कर रहा है, बैक एक्सटेंशन मसल, इसको रेस्ट जाके फिर दोबारा रात को ही मिल रहा है। तो इतने देर तक ये जो मसल है इसको तो 5 मिनट में फटीग हो जाना चाहिए था। अगर आप लेग मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते रहो, आपका 5 मिनट पे क्रैम्पिंग आ जाएगा। इसको क्यों नहीं आता है, पूरे दिन रहता है, बिकॉज ये आपका रेड मसल फाइबर है। वैसे ही व्हाइट मसल फाइबर की अगर हम बात करें तो इसमें लेस या नेग्लिजिबल अमाउंट में मायोग्लोबिन है, इसीलिए व्हाइट कलर का है। मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसमें ज्यादा है ही नहीं, व्हाइटिश कलर, एंड लेस अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको इसमें मिलेगा। अच्छा, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैंने ऑलरेडी लिखा था, एनीवे कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा देती हूँ क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। Hence mostly undergoes anaerobic respiration in absence of O2 and easily get fatigue. एनारोबिकली है तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन होगा। मोर अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें है। एन एग्जांपल है आपकी एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ आई बॉल। आप 1 मिनट, एक नहीं, आप 30 सेकंड ही आंखों के आई बॉल्स को ऐसे 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 मूव करो, ऐसे करो, थोड़ी देर बाद ऐसे दर्द नहीं होता है मसल में, क्योंकि वो मसल आपकी व्हाइट मसल से बनी है। एक्सट्रिंसिक मसल मतलब आई बॉल के बाहर जो मसल है, जो आई बॉल के मूवमेंट में, इस साइड मूवमेंट, अप डाउन मूवमेंट, गोल गोल मूवमेंट में हेल्प कर रही है, वो आपका एग्जाम्पल है व्हाइट मसल फाइबर का। एक और अगर एनिमल किंगडम के अलावा भी मैं एग्जाम्पल दूं, जो ईगल का जो फ्लाइट मसल है ना, वो रेड मसल फाइबर। ईगल बिना फ्लैप किए ऐसे ग्लाइड कर सकता है बहुत देर तक, वो हवा में बहुत देर तक रह सकता है बिना लैंड किए। लेकिन स्पैरोज को देखो, छोटे बर्ड्स को देखो, वो थोड़ी देर उड़ने के बाद दे हैव टू फाइंड अ प्लेस टू सिट, वो उनका व्हाइट मसल फाइबर से फ्लाइट मसल बनी हुई है। अब अगर हम स्केलेटल सिस्टम की बात करें, क्योंकि पूरा हमने मसल फाइबर ऑलरेडी पढ़ लिया है, अगर हम बात करें आपके स्केलेटल सिस्टम की, स्केलेटल सिस्टम किसका पार्ट है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। एंड आपको इसमें क्या क्या मिल जाएगा, स्केलेटल सिस्टम जो है वो कार्टिलेज से भी बना है, बोन से भी बना है, इसलिए तो सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम कई सारे ऑर्गन से बने हैं। तो कार्टिलेज हमें पता है कि ये हार्ड होता है, प्लायबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, आप कार्टिलेज को इजीली बेंड कर सकते हो, और ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इनकी जो मैट्रिक्स है वो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट से, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट ऐसे कुछ सॉल्ट से बनी हुई है, तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ है। लेकिन अगर आप बात करो बोन्स की, ये हार्ड है इनकी तरह, लेकिन नॉन प्लायबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, क्योंकि इनकी जो मैट्रिक्स है उसमें आपको कैल्शियम सॉल्ट्स मिलेगा, जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट हाईएस्ट नंबर में पाया जाता है आपके बोन्स में। द अबंडेंट अमाउंट ऑफ सॉल्ट फाउंड इन बोन्स इज कैल्शियम फॉस्फेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, ये सारे सॉल्ट से आपकी बोन्स की मैट्रिक्स बनी हुई है। टोटल बोन्स आपके बॉडी में, एंडोस्केलेटन में जितने भी बोन्स है टोटल, वो है 206। इन 206 में से अगर हम एक्सियल एंड एपेंडिकुलर में डिवाइड करें, एक्सियल मतलब जो आपके बॉडी के ठीक मिड एक्सिस में प्रेजेंट है, जैसे स्कल मिड प्रेजेंट है, फेशियल मसल, फेशियल बोन्स, आई एम सो सॉरी, ठीक है, फिर आपकी जो ईयर ऑसिकल्स, ये सब मिड एक्सिस में प्रेजेंट है, राइट। फिर आपका जो स्टर्नम है, आपकी जो वर्टिबल कॉलम है, आपके जो रिब्स है, ये सारा आपके मिड एक्सिस में प्रेजेंट है, एक्सियल। और जो आपके एक्सियल स्केलेटन से रेडिएट कर रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन को सपोर्ट कर रहे हैं, बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, पेयर्स में है, लैटरली प्रेजेंट है, साइड में प्रेजेंट है, दैट इज एपेंडिकुलर। सो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स है। स्कल में आपको 8 क्रेनियल बोन्स मिल जाएगा, फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथेमॉइड, 1 स्फीनॉइड, तो टोटल ऐसे 8 बोन है स्कल में। एंड 14 आपके स्कल में आपको फेशियल बोन्स मिलेंगे, 14 बोन्स, ठीक है। इसके अलावा एक हायोइड बोन भी है, सिंगल बोन, जो स्कल में इंक्लूडेड है, तो टोटल 22 बोन्स तो है, लेकिन इन्होंने बोला है हायोइड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो यही है, अगर टोटल माना जाए तो 23 है, लेकिन उन्होंने 22 बोला है इन दोनों को कैलकुलेट करके। एंड एक उन्होंने लास्ट में एक सेंटेंस लिखा है, हायोइड बोन, सिंगल बोन ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल, का क्या मतलब समझे। एनीवे, तो अब देखो ईयर ऑसिकल्स, तो ईयर ऑसिकल्स स्कल का पार्ट नहीं है, वो स्कल से बाहर है, आपके ईयर के अंदर मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, स्कल का पार्ट नहीं है वो, राइट। तो मिडिल ईयर के अंदर आपको 6 ऑसिकल्स दिखेंगे, 3 इन ईच ईयर, 2 ईयर है ना आपके पास। और इन ईयर ऑसिकल्स का काम क्या है, आपके साउंड वेव्स को
यूजुअली एम्पलीफाई कर रही है, इंक्रीज कर रही है उसके नॉइज को, सो दैट वी कैन हियर प्रॉपर्ली. सो इट यूजुअली हेल्प्स इन एम्पलीफिकेशन ऑफ द साउंड वेव्स. 3 पेयर्स में है, मैलियस 2, इनकस 2, स्टेप्स 2. स्टर्नम है, दैट्स अ सिंगल बोन, जो आपका चेस्ट बोन है ना, सिंगल बोन है स्टर्नम, फॉलोड बाय रिब्स जो 24 है, मतलब 12 पेयर्स में है, 12-12 दोनों साइड पे, फॉलोड बाय वर्टिबल कॉलम जिसमें 26 बोन्स प्रेजेंट है. इन टोटल सबको ऐड करके देखें तो 80 होता है. स्कल जो है वो सबसे पहले फर्स्ट वर्टिब्री, आपकी फर्स्ट वर्टिब्री जिसका नाम है एटलस, उसके साथ अटैच करती है, एसोसिएट करती है विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्डाइल, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट इन द ऑक्सीपिटल बोन. इसीलिए हमारा जो स्कल है वो डाइकॉन्डाइलिक है. ये कैसा होता है, अगर आप ह्यूमन स्कल को देखो तो ये सपोज आपका स्कल है, ठीक है, ये सपोज स्कल है, ठीक है, ये स्कल है, इमेजिन करते हैं ये स्कल है, राइट, ये ऑक्सीपिटल बोन है, और यही ऑक्सीपिटल बोन से 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अराइज होता है, 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे अराइज होता है. ये हुक लाइक स्ट्रक्चर किसके साथ अटैच है, ये अटैच्ड है आपके फर्स्ट वर्टिब्री के साथ, ये फर्स्ट वर्टिब्री के साथ, ये फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल. ये है आपका ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, 2 हुक लाइक जैसा स्ट्रक्चर, और इस कॉन्डाइल के वजह से एक जॉइंट फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से हम ये नॉडिंग मूवमेंट कर पाते हैं. इट्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीपिटल, ये एटलस एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो जॉइंट है इससे नॉडिंग मूवमेंट करते हैं, हिंज मूवमेंट, हिंज जॉइंट, ठीक है. अब अगर हम बात करें एपेंडिक्यूलर स्केलेटन की तो इसमें गर्डल्स और लिम्स आते हैं. गर्डल्स क्या है, जो लिम्ब बोन्स के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है और एक कनेक्शन बनाती है लिम्ब बोन्स का और आपके एक्सियल बोन्स का, क्योंकि ये जो गर्डल्स है ये आपके एक्सियल बोन के साथ अटैच्ड है प्लस आपके लिम्ब बोन्स के साथ अटैच है, ये बीच का ब्रिज है. अगर आप पेक्टोरल की बात करो, स्कैप्यूला एंड कैविकल, 2 स्कैप्यूला 2 कैविकल एक साइड पे, मतलब आपको एक स्कैप्यूला 2 हुआ, एंड एक क्लैविकल 2 हुआ, टोटल 4 है. पेल्विक गर्डल आपके लोअर एब्डोमिनल पार्ट में है, ये 2 बोन्स से बनी है, हाफ ऑफ 2 बोन्स, ठीक है, इधर एक पार्ट, इधर कॉक्सियल बोन्स बोलते हैं. आगे इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे. सो 2 हो गया, 4 + 2 6, एंड लिम्स आपके पास टोटल 4 है, 2 फोरलिम 2 हाइंड लिम, 30 16 फोरलिम, 30 16 हाइंड लिम्स, तो 60 + 60 120 + 6 126. अब चलो इन बोन्स के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़े. आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है अबाउट दी what do you say, the facial bones and the skull bones. अगर skull में facial bones and cranial bones देखे तो cranial bones में आपकी frontal bones दिख गई, यहाँ पे 2 parietal bone है, 2 temporal bone है, एक occipital bone है, एक sphenoid bone है, and एक ethmoid bone आपको यहाँ दिख जाता है. So 1 1 1 2 2 and 1, टोटल 8 है. और ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स भी आपको दिख रहे हैं जिसके थ्रू ये हुक लाइक स्ट्रक्चर, जिसके थ्रू आपके एटलस के साथ ये अटैच्ड है. इसके अलावा आपके फेशियल बोन्स टोटल 14 होते हैं. कुछ नाम्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है. पहले तो इनके नाम्स भी पढ़ाए जाते थे, निमोनिक वगैरह भी होता था, बट ये सब रिमूव कर दिया गया है. आगे बढ़ेंगे और वर्टिबल कॉलम की तरफ देखेंगे जो आपका नेक्स्ट एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है. तो वर्टिबल कॉलम जो है वो आपके 26 बोन्स वर्टिब्री से बनी हुई है. जब आप एम्ब्रियो थे या ड्यूरिंग इन्फेंट स्टेज ये 33 बोन्स का बना था, बाद में फ्यूजन होके सिर्फ 26 बचा. कैसे, देखो, सर्वाइकल है वो 7 वर्टिब्री पहले भी था एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आज भी है. जो थोरैसिक है वो पहले भी 12 था, अभी भी 12 है. जो आपके लंबर है पहले 5 था, अभी भी 5 है. लेकिन जो सैक्रम था वो पहले 5 बोन्स का था एम्ब्रियोनिक स्टेट में, या फीटल स्टेज बोल सकते हो, फीटल स्टेज में, और उसके बाद इन्फेंट स्टेज में. बाद में फ्यूज होके ये सिर्फ एक ही सैक्रम बन गया है. एंड कॉक्सिक भी पहले 4 था और अब एक फ्यूजन होके एक ही बना है. जो आपकी वर्टिबल कॉलम है वो डॉर्सली लोकेटेड है, आपके डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी में है, एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टू द ट्रंक. ये जो पार्ट है ना आपका, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, तो आपके डॉर्सली ट्रंक को सपोर्ट कर रहा है कौन, आपकी वर्टिबल कॉलम. ये हॉलो है, अंदर से खोखली है क्योंकि इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है. न्यूरल कनाल के अंदर आपको ये स्पाइनल कॉर्ड कन्फाइंड अवस्था में मिलेगा प्रोटेक्शन के लिए. आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसे प्रोटेक्शन चाहिए. जैसे ब्रेन को स्कल ने प्रोटेक्ट किया है, क्रेनियम ने प्रोटेक्ट किया है, वैसे ही फर्स्ट वर्टिब्रे एटलस आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, और ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं.
ये जो आपकी वर्टिबल कॉलम है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स, आपकी जो 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है वो पीछे से आपके वर्टिबल कॉलम के साथ ही अटैच होती है। एंड आपके बैक में जितनी भी मसल है उसका मसल, स्केलेटल मसल्स आर सपोज टू बी अटैच टू अ स्केलेटल सिस्टम। तो बैक में एक ही स्केलेटन मिल रहा है, वर्टिबल कॉलम उससे अटैचमेंट प्रोवाइड का जगह बना के दे रही है। स्टर्नम की अगर बात करें, एक सिंगल फ्लैट बोन है सिचुएटेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। डॉर्सल में वर्टिबल कॉलम, वेंट्रल में आपका स्टर्नम। इसी स्टर्नम से क्या अटैच्ड है, आपकी रिब्स अटैच्ड है, डायरेक्टली नहीं। रिब्स की जो अटैचमेंट है वो वाया अ कार्टिलेज, आपको यहाँ पे कार्टिलेज दिख रहा होगा, ये कार्टिलेज एक तरह का हाइलीन कार्टिलेज है, स्टर्नल कार्टिलेज बोलते हैं। और ये कार्टिलेज होना इसीलिए जरूरी है, जब आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो रिब केज ऊपर नीचे जाता है ना। अगर रिब्स बोन से, ये डायरेक्टली अगर स्टर्नम बोन से अटैच्ड होता तो ये मूवमेंट, फ्लेक्सिकल मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ दीज स्टर्नल प्लेट्स, ये कार्टिलेजेस, ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करिए, तभी आप ब्रीदिंग कर पा रहे हो एफिशिएंटली, राइट। तो मेनली आपके सिर्फ 7 पेयर ऑफ रिब्स का ही अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, सारे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स को नहीं। क्यों, आगे यहाँ पे पढ़ेंगे। जो रिब्स है वो है तो टोटल 12 रिब्स, थिन फ्लैट बोन्स आपको दिख रहे हैं, ये आपके रिब्स है। आर्टिकुलेट डॉर्सली टू द वर्टिबल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। तो यहाँ पे मैंने इसलिए वर्टिबल कॉलम की कुछ वर्टिब्री डॉर्सली बनाया है एंड आपके स्टर्नम बनाया है कुछ वेंट्रली। अब देखो, 3 तरह के आपको रिब्स मिलेंगे, लेकिन जितने भी रिब्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, उनका जो डॉर्सली अटैचमेंट हो रहा है ना वर्टिबल कॉलम के साथ, उसमें आपको बाइसेफालिक हेड दिखेगा। ये बाइसेफालिक हेड क्या है, बाइसेफालिक का मतलब है कि ये आपका, ये बाइसेफालिक का मतलब है कि इसमें 2 हेड जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, कहां पे, डॉर्सली। ये इसीलिए दिखता है क्योंकि ये आपके 2 वर्टिब्रे के साथ एक रिब कनेक्ट हो रहा है। ये आपका वर्टिब्री नंबर 1 था, ये आपका वर्टिब्री नंबर 1 था, 2 था, लेट्स इमेजिन। तो 1 के साथ इसका एक हेड पार्ट, एक ही रिब है, ये एक हेड पार्ट कनेक्ट हो रहा है और 2 के साथ दूसरा हेड पार्ट कनेक्ट हो रहा है। तो बाइसेफेलिक हेड है, 2 हेड है, इस तरह से कनेक्टेड होता है आपके सारे के सारे रिब्स, डॉर्सली, बाइसेफेलिक हेड। लेकिन जो ट्रू रिब्स होता है ये सिर्फ 7 पेयर्स है, पीछे से तो सारे वर्टिबल कॉलम से अटैच्ड है, लेकिन सामने से स्टर्नम के साथ सिर्फ 7 पेयर ऑफ रिब्स ही अटैच्ड है। इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, या फिर इसका दूसरा नाम है वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, क्योंकि वर्टिबल कॉलम और स्टर्नम दोनों से ही अटैच्ड है। एंड स्टर्नम से कैसे अटैच्ड है, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कार्टिलेज प्लेट है, स्टर्नल कार्टिलेज, जो हाइलीन से बनी हुई है। आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम में भी ये स्टर्नल प्लेट्स बने हुए हैं, बताया नहीं है उन्होंने कि क्या है, लेकिन बनाया तो है ये व्हाइट व्हाइट कलर का, ठीक है। इससे ब्रीदिंग एफिशिएंट होता है, इसीलिए। Attached to the vertebral column dorsally and sternum ventrally with the help of hyaline cartilage, ये hyaline cartilage के थ्रू ये अटैच्ड है, ये मेंशन्ड है एनसीईआरटी में आगे। फॉल्स रिब्स आपके 3 पेयर्स के हैं, 8, 9, 10, 10। ये वर्टिबल कॉलम से तो अटैच्ड है, वर्टिब्रो, लेकिन वेंट्रली ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये कॉन्ड्रल रिब्स है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, क्योंकि ये जो आपके 7, 8 एंड 9 है, सॉरी 8, 9 एंड 10 है, ये देखो 8, 9 एंड 10 ये जाके 7th रिब्स के स्टर्नम से अटैच्ड हो रही है, इसलिए कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज। ये स्टर्नम का जो ये कार्टिलेज है दैट इज कॉन्ड्रो, कॉन्ड्रल कार्टिलेज, राइट। तो सो डू नॉट आर्टिकुलेट विद स्टर्नम डायरेक्टली बट जॉइंस द 7th रिब विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फ्लोटिंग रिब्स क्या है, सिर्फ 2 ही, लास्ट के 2 पेयर से 11th एंड 12th, इनको हम लोग वर्टिब्रल रिब्स ही बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्टिब्रे से अटैच्ड है, वेंट्रली किसी से अटैच नहीं है, ना ही 7th रिब के कार्टिलेज से, ना किसी से, जस्ट फ्लोट कर रही है और आपकी किडनीज को ये प्रोटेक्ट करती है। सो नॉट कनेक्टेड वेंट्रली, ओनली अटैच्ड टू वर्टिबल कॉलम डॉर्सली। अब अगर हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करेंगे, उसमें लिम्ब बोन्स आ जाता है एंड गर्डल्स आता है ना, मैंने आपको पहले ही बोला था। लिम्ब बोन्स में आपको टोटल 60 दिखेगा, एक लिम्ब में आपको 30 दिखता है, तो 60 हुआ टोटल, क्योंकि 4 लिम्ब 1 पेयर है, 1 पेयर टोटल अगर करो तो 60 आता है। तो अगर आप देखो अपर आर्म जो ह्यूमरस है, एक बोन है, रेडियस अल्ना आपके लोअर आर्म में है, रेडियस अल्ना, आपके रिस्ट में, कार्पल्स में 8 बोन्स है, आपकी मेटाकार्पल्स दैट मींस पाम में, ये पाम है, दिस इज रिस्ट है ना, ये रिस्ट है, दिस इज पाम, पाम में आपको 5 बोन्स दिखेगा एंड देन कम्स दी फैलेंजेस, ये फैलेंजेस है फिंगर्स, फिंगर्स में आपको 14 बोन्स दिखता है।
3 बोन्स, 3 बोन्स, 3 बोन, 3 बोन एंड 2 बोन, ऐसे 14 हुए टोटल, राइट, फाइन। नेक्स्ट आपके हाइंड लिम्ब पे भी 60 है। कैसा है? एक आपका फीमर है जो थाई बोन है, 2 आपके टिब्यूलर फिब्यूलर शैंक या काफ बोन्स है, एंकल जो है उसमें सिर्फ 7 बोन्स है, 8 नहीं, टार्सल्स बोलते हैं, एंड मेटाटार्सल जो आपके पैरों का सोल है जिससे आप खड़े रहते हो जमीन पे, उसमें आपको 5 ही बोन दिखेगा, एंड टोज में 14 से अगेन थंब में 2 हुआ, बाकी जितनी भी टोज है उसमें 3 बोन्स है, टोटल 14 हुआ, एंड एक एक्स्ट्रा बोन है पैटेला। तो क्योंकि 7 टार्सल है और एक नी पैटेला बोन है तो टोटल आपका 30 हुआ, 30 into 2 60। अगर आप बात करो पेक्टोरल गर्डल की, तो पेक्टोरल गर्डल 2 बोन से बनी हुई है, एक एक हाफ में, एक स्कैप्यूला और एक क्लैविकल। स्कैप्यूला ऐसे ट्रायंगुलर शेप का बोन है और इस पर्टिकुलर बोन में आपको एक ऐसे स्पाइन जैसी निकली हुई एक प्रोसेस दिखेगी जिसका नाम है एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस पीछे से निकलती है और क्लैविकल जो आपका कॉलर बोन है, कॉलर बोन को ऐसे अटैच करती है। तो आपकी कॉलर बोन, इमेजिन करो मैं पीछे ऐसे खड़ी हूँ, ये मेरा ही स्कैप्यूला है, तो ये सामने आपका क्लैविकल गया, एक्रोमियन प्रोसेस से कनेक्ट करते हुए सामने आया क्लैविकल, राइट। और एक कैविटी जैसी शेप है ठीक एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जिसका नाम है ग्लिनोइड कैविटी। ये ह्यूमरस के साथ, मतलब आपका पहला जो लिम्ब बोन है उससे अटैच करने में हेल्प करता है, 4 लिम्ब के बोन के साथ। तभी मैंने बोला था गर्डल इज अ ब्रिज बिटवीन योर, क्या, एक तो जो आपके यहाँ पे अगर आप देखो ये रिब्स के साथ भी अटैच्ड है, ये क्लैविकल जो है यहाँ पे जाके स्टर्नम के साथ अटैच्ड, नॉट रिब, स्टर्नम के साथ अटैच होता है सामने से जाके, पीछे से एक्रोमियन प्रोसेस और सामने से वो स्टर्नम से अटैच है। स्टर्नम आपके एक्सियल बोन का पार्ट है। सो दिस एंटायर पेक्टोरल गर्डल इज अ ब्रिज बिटवीन स्टर्नम, यहाँ पे स्टर्नम है, स्टर्नम इज एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टर्नम, अरे किससे अटैच हो रहा है, ये स्टर्नम से अटैच हो रहा है। तो ब्रिज बिटवीन एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन, ह्यूमरस एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है, right? So they are located dorsally between 2nd to 7th ribs in the dorsal part of the thorax. आपके 2nd to 7th rib के का जितना लेंथ है उतने लेंथ में ये पूरा का पूरा स्कैप्यूला प्रेजेंट है। ह्यूमरस इसका पार्ट नहीं है, मैं बस कनेक्शन दिखा रही हूँ कि ह्यूमरस के साथ अटैच कर रहा है वो। ह्यूमरस आपके लिम्ब बोन्स का पार्ट है, ठीक है, लिम्ब बोन्स का पार्ट है जैसे कि मैंने यहां बताया है। अगर आप पेल्विक गर्डल की बात करो, ये आपके 2 हाफ से बनी हुई है और इन 2 बोन्स को हम कॉक्सियल बोन्स बोलते हैं, एक आपका राइट साइड में है, एक आपका लेफ्ट साइड में है। ईच कॉक्सियल बोन इज अ फ्यूजन ऑफ इलियम, इशियम एंड प्यूबिस बोन, 3 के फ्यूजन से बनी हुई है ये। तभी बच्चों में 300 से भी ज्यादा बोन्स प्रेजेंट है, इन्फेंट्स में, इन्फेंट जो नवजात शिशु है उनमें, और हमारे में सिर्फ 206 ही है क्योंकि इतने सारे बोन्स अलग अलग थे, अब फ्यूजन होके एक एक बन गया है वो। दूसरे साइड पे भी आपको इलियम, इशियम एंड प्यूबिस दिखेगा। ये इलियम आपका अटैच किसके साथ कर रहा है, आपके ये वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच कर रहा है। ये सैक्रम है, कॉक्सिक है, मतलब एक्सियल स्केलेटन है, और उसी जगह इलियम, इशियम एंड प्यूबिस मिला के बनाती है एसेटाब्यूलम, एक गड्ढे जैसे, जैसे ग्लिनोइड कैविटी है वो आपके फीमर के साथ अटैच्ड होता है। मतलब अगेन आपकी एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन के बीच में एक ब्रिज बना रही है ये गर्डल, करेक्ट। जो दोनों प्यूबिस है सामने एक बेसिन की जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, बोथ द प्यूबिस आर अटैच्ड वेंट्रली विद द हेल्प ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये कुछ भी नहीं है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। प्यूबिक सिम्फाइस एक कार्टिलेजिनस जॉइंट है, फाइब्रस कार्टिलेज का पार्ट है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज है, मूव नहीं कर सकती, फाइब्रस है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब पार्चुरेशन होता है तो इस प्यूबिस को थोड़ा सा डायलेट करना पड़ता है ताकि बच्चा बाहर आ सके। तो ये डायलेशन के लिए इस फाइब्रस कार्टिलेज को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया जाता है। रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन है, आप 12th में पढ़ोगे, वो उसे सॉफ्ट कर देता है, अभी आसानी से मूव कर सकता है, पहले मूव नहीं कर रहा था, अब आसानी से डायलेट होगा एंड पार्चुरेशन पॉसिबल होगा। ये सिर्फ फीमेल में होता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, हमेशा नहीं। तो ये हो गया आपका पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। अब सारा स्केलेटल सिस्टम हमने पढ़ लिया। अब बोन्स का एक और काम है कि वो मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अगर आपका सिर्फ लंबा लंबा बोन्स होता, यहाँ से यहाँ ह्यूमरस ही होता और कोई छोटे छोटे जॉइंट नहीं होते, तो ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट, फिर ये मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं होता। तो जॉइंट्स आर प्लेइंग अ ह्यूज रोल। तो ये जॉइंट्स क्या कर रही है, जॉइंट्स के बेसिस पे हम फोल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करके उठा कौन रही है इस मसल को, आपकी सॉरी इस बोन को, मसल। और ये किसका वेट, सपोज मैंने ये मूवमेंट किया,
इस मूवमेंट के लिए मेरे बाइसेप ने इसको खींचा, किसको खींचा? रेडियस एंड अल्ना को खींचा। तो रेडियस एंड अल्ना इज द वेट आई एम कैरिंग, ये वेट है। और मसल क्या है? ये फोर्स जनरेट कर रही है कि कॉन्ट्रैक्शन हो पाए और मूवमेंट हो पाए। अगर यहाँ ये जॉइंट ही नहीं प्रेजेंट होता, ये सीधा होता बोन, तो मैं तो टूट जाता बोन। तो ये जॉइंट्स आर प्रोवाइडिंग अ पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन एंड ये मूवमेंट पॉसिबल है। सो इन जॉइंट्स को हम यूजुअली फल्क्रम बोलते हैं। द जॉइंट एक्ट एज अ फल्क्रम ऑलवेज। फोर्स किसने जनरेट किया ताकि ये उठ पाए, आपकी रेडियस अल्ना को मैं उठा पाऊं, वो कर रहा है आपकी बाइसेप मसल। फोर्स इज जनरेटेड बाय मसल एंड रेडियस एंड अल्ना बोन को हम यहाँ पे वेट की तरह उठा रहे हैं। ऐसे ये तो बस एक एग्जांपल है, ऐसे कई सारे जॉइंट है। ये जो मैं मूवमेंट कर रही हूँ, फिर जो मैं पैरों से जो मैं कॉन्ट्रैक्शन करके मूवमेंट, जॉइंट की मूवमेंट कर रही हूँ, एक्सेट्रा। तो ये जॉइंट्स क्या है? दीज आर आर्टिकुलेशन पॉइंट्स, दीज आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स एंड बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज भी। कार्टिलेज और बोन्स के बीच में भी कनेक्शन है। जैसे आपके रिब बोन्स और स्टर्नल बोन, स्टर्नल कार्टिलेज, ये क्या है? कार्टिलेज है। बोन और कार्टिलेज के बीच में जॉइंट है, राइट? स्टर्नम और स्टर्नल कार्टिलेज के बीच में भी एक जॉइंट है, जिससे आपकी पूरी रिब्स ऊपर नीचे जा रही इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन के दौरान। तीन तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट है बेटा। एक आपका है फाइब्रस जॉइंट, जो कि इमूवेबल जॉइंट है क्योंकि इसके बीच में कोई साइनोवियल कैविटी नहीं है। एंड दीज एग्जांपल्स इनका क्या है? स्यूचर्स। आपके स्कल के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट है स्यूचर, वो मूव नहीं होते। स्कल में आपको कितने बोन्स मिल रहे हैं? क्रेनियम में 8 बोन्स मिल रहे हैं, फेशियल में 14 बोन्स मिल रहे हैं। आप अलग अलग नहीं मूव करते हो कि आप हंस रहे हो तो आपका ये डाइगोमेटिक बोन उधर चला गया मूव होके, नहीं, कोई भी मूव नहीं हो रहा है, सिर्फ आप मसल को मूव कर रहे हो। सो दीज आर आपके स्कल में जो स्यूचर्स है, फेशियल बोन्स के बीच में जो स्यूचर्स है, दीज आर ऑल योर फिक्स्ड बोन्स, फिक्स्ड जॉइंट्स। कार्टिलेज और गम फोसिस भी एक एग्जांपल है। गम फोसिस टीथ और गम के बीच में जो है पेरियोडोंटल लिगामेंट के थ्रू जो कनेक्टेड है। ये भी आप टीथ थोड़ी ना ऐसे ऐसे जॉइंट की तरह मूव करिए, एकदम फिक्स्ड है। इट्स अ टाइप ऑफ फिक्स्ड जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट ये थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती है, जैसे इंटरवर्टिबल डिस्क के बीच में, आपकी दो वर्टिब्रे के बीच में थोड़ी सी हल्की सी मूवमेंट आपको दिखती है, यू नो, बिकॉज दैट्स एन एग्जांपल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये यूजुअली फिक्स्ड होती है, बट अगेन मूवमेंट हो सकती है पार्चुरेशन के वक्त, थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल कैविटी। दोनों आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में आपको एक साइनोवियल कैविटी दिखेगा, एक छोटी सी जगह जिसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है, साइनोवियल फ्लूइड, ताकि फ्रिक्शन ना हो, बोन्स के बीच में थोड़ा गैप रहे, वरना ये मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन कॉज होता रहेगा और धीरे धीरे आर्थराइटिस हो सकता है, जो कि केस होता है आर्थराइटिस में, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन इज डैमेज्ड, साइनोवियल फ्लूइड इज गॉन। इसीलिए ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही फ्लूइड को रिलीज करती है। कुछ एग्जांपल्स है आपके साइनोवियल जॉइंट का, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये आपकी एकदम 360 डिग्री मूवमेंट दे सकती है, जैसे आपके ह्यूमेरस और ग्लेनोइड कैविटी के बीच में है ना पेक्टोरल गर्डल, ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल में आपको जो जॉइंट दिखती है ग्लेनोइड कैविटी और ह्यूमेरस में, दैट इज 360 डिग्री मूवमेंट दे रहा है हर एक एक्सिस पे। मैं इस एक्सिस पे मूव कर सकती हूँ, मैं इस एक्सिस पे मूव कर सकती हूँ, मैं इस एक्सिस पे भी मूव कर सकती हूँ, तो 360 डिग्री मल्टी एक्सियल मूवमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली फीमर और पेल्विक गर्डल में भी नीचे ये भी बॉल एंड सॉकेट है। हिंज जॉइंट, आपको एक जॉइंट तो मैंने आपको बताया था, ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एंड एटलस वाला, प्लस आपकी जो नी जॉइंट है, जो नी को आप फोल्ड कर रहे हो, प्लस जो एल्बो जॉइंट है, एक ही एक्सिस में, आप उल्टे एक्सिस में नहीं मोड़ सकते हो, एक ही एक्सिस में मूवमेंट हो रही है हिंज जॉइंट, इसको आप इस तरह से मूव कर रहे हो, बैक नहीं जाएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस शोल्डर काम आ रहा है उस मूवमेंट में, ठीक है। पर पिवट जॉइंट आपके एटलस एंड एक्सिस के बीच में, एटलस फर्स्ट वर्टिब्रे, एक्सिस सेकंड वर्टिब्रे, तो ये है पिवट मूवमेंट, ये नो बोलने वाला जो आपने साइड मूव किया, दैट इज योर पिवट मूवमेंट, ठीक है। एंड पिवट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट नेक्स्ट है। ग्लाइडिंग जॉइंट में मिनिमल मूवमेंट होता है, जो आपके रिस्ट बोन्स के बीच में मिलता है, बिटवीन 8 रिस्ट बोन्स है, इनके बीच में आपको ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स मिलेगा, बिटवीन द कार्पल बोन्स, वही रिस्ट बोन्स। एंड सैडल जॉइंट, ये आपके कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब में है, मतलब ये रिस्ट बोन, कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब, ये थंब का मेटाकार्पल है, जिससे आपकी ऑपोजिबल थंब है। अगर मेरा ये कार्पल जॉइंट ये वाला नहीं होता, अगर सैडल जॉइंट, तो मैं इस पेन को ऐसे पकड़ती, बट मैं इस पेन को ऐसे पकड़ पा रही हूँ, जो मुट्ठी कर पा रही हूँ, ऑपोजिबल थंब है, वो इसके वजह से ही है। देखो ये सिर्फ थंब ही पॉसिबल है ऐसे मूव करना, बाकी उंगलियों को आप इस तरह से उल्टा नहीं मूव कर सकते हो, सिर्फ थंब ही आपका ऑपोजिबल है, बिकॉज उसमें आपको ये सैडल जॉइंट मिल जाएगा।
लास्ट में आता है डिसऑर्डर्स, कुछ मस्क्यूलर डिसऑर्डर्स, कुछ आपके स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर। मस्क्यूलर डिसऑर्डर्स में आपका सबसे पहले आता है माइस्थेनिया ग्राविस। तो सबसे पहले तो ये समझ लो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ये किसी हेरिडिटरी या जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता, ये विद एज ये हो सकता है। तो ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें आपकी एंटीबॉडीज, बॉडीज ओन एंटीबॉडीज attacks and destroys किसको? न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के लिए जो रिसेप्टर था ना मसल के ऊपर हमने पढ़ा था एसिटिलकोलिन रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स ऑन सार्कोलेमा, मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेजेंट था। तो अब क्या हुआ, सार्कोलेमा के ऊपर रिसेप्टर गायब हो गया है, न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है बट बाइंड नहीं कर पा रहा है, हेंस नो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग, नो रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग, नो रिसेप्टर और न्यूरोट्रांसमीटर बाइंडिंग, बाइंड नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा क्या, स्टिम्यूली ही नहीं मिली, तो स्टिम्यूली नहीं मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करेगा, सो नो कॉन्ट्रैक्शन। तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि वहीं पे तो ये रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहाँ पे है, आपके प्लाज्मा में, सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर एंड वो आपकी मोटर न्यूरॉन की एंड जो सार्कोलेमा के ऊपर आपको दिखता है ये न्यूरोट्रांसमीटर मोटर एंड प्लेट, वहां पे ये गायब है, लीडिंग टू फटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, नो कॉन्ट्रैक्शन, वीकनिंग ऑफ द मसल काम ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है आपकी मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा है मसल फाइबर का, क्योंकि एक जीन एब्सेंस है, डिलीशन ऑफ अ जीन इसमें होता है। अगर आप जानना चाहो तो मैं बोल देती हूँ, ये एक्स लिंक्ड है, क्रोमोसोम एक्स लिंक्ड है ये, ठीक है। तो एक्स क्रोमोसोम में एक्स के छोटे वाले आर्म के 21 लोकस पे जो जीन प्रेजेंट है, ये जीन है एक प्रोटीन को कोड करता है बेटा, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगेन आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर है इसीलिए बोल रही हूँ। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या है, ये भी आपके मसल सेल के अंदर मिलता है। जब मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था ना, वो जेड लाइन वगैरह हमने देखा, ए बैंड एक्सेट्रा, तो ये वो तो अंदर मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पूरा मसल सेल के अंदर मायोफाइब्रिल है, तो मसल सेल को कौन कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, इसी मायोफाइब्रिल से डिस्ट्रोफिन अटैच्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोलेमा। जस्ट बोलने के लिए बता रही हूँ, वो भी खींचता है मसल सेल को, जैसे वो खींच रहा है तभी आपका मसल सेल भी साथ साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहा है मायोफाइब्रिल के साथ साथ। तो ये प्रोटीन एब्सेंट है, तो अंदर मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है लेकिन बाहर मसल ऐसे ही बैठी है, क्योंकि ये बीच का ब्रिज गायब हो गया, स्प्रिंग गायब हो गया डिस्ट्रोफिन, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है। जेनेटिक डिसऑर्डर, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। एक्स आपने बॉटनी में पढ़ा होगा ना, रिसेसिव डिसऑर्डर्स एंड ऑल, तो ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है आपका टेटनी। तो ये टेटनी मैं आपको तब बता रही थी जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बोला था। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो सपोज आपके बॉडी में एक हार्मोन की कमी हो गई है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन। एक हार्मोन है जो आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करता है, राइट, पैराथॉर्मोन। तो ये पैराथॉर्मोन के हाइपोसिक्रीशन की वजह से आपकी ब्लड कैल्शियम लेवल बहुत लो हो जाती है, क्योंकि सारी कैल्शियम बोन्स में चली गई, सारी कैल्शियम आपकी यूरिन से बाहर जा रही है, तो एकदम पूरा ब्लड में खाली हो गया कैल्शियम, ये बहुत कम हो गया। तो ब्लड अब कोशिश करेगी मुझे कहाँ से कैल्शियम मिलेगा, मुझे कैल्शियम दो, तो वो देखेगी कि अरे मसल के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, मैं वहां से क्यों ना ले लूं। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बुद्धू बनाएगा कि भाई आओ मेरे पास है नहीं, दो मुझे। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम महान देवता बनके उसको देता रहेगा, कैल्शियम देता रहेगा। लेकिन देते वक्त हो क्या रहा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल के अंदर था, तो सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम निकल रही है, फिर वो बाहर ब्लड में जा रही है। तो मोमेंटरीली जो निकली है सार्कोप्लाज्म में, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम निकली है, टीपीसी ने तो पकड़ लिया कैल्शियम को कि आओ बेटा मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी, अनमास्किंग करना है। अनमास्किंग हो गया, एक्टिन फ्री हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया मायोसिन के साथ।
तो ये आपकी क्या लिखा है, रैपिड स्पैज्म वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ड्यू टू लो कैल्शियम। तो आपके विल पावर में आप चाह नहीं रहे हो कि मैं ऐसे बैठी हूं, मुझे नहीं करना कॉन्ट्रैक्शन, अचानक से आप देख रहे हो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रही है, रैपिड मूवमेंट हो रही है, रैपिड स्पैज्म हो रही है, अचानक से जॉ मसल में स्पैज्म हो रही है, आप खुद नहीं कर रहे हो, किसी क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉल्सली कैल्शियम निकल रहा है मोमेंटरीली, तो इस वजह से आपका टिटनी होता है। सो ऐसे मूवमेंट ही रहेगा, हाथ ऐसे टेढ़ा रहेगा, ऐसे स्पैज्म होता रहेगा, ऐसे मसल जॉ मसल मूव करते रहेंगे, ऐसे ऐसे मूवमेंट होता रहता है। सो दैट इज रैपिड स्पैज्म बिकॉज ऑफ दिस रीजन। आपको समझ में आया कि क्यों ये एग्जैक्टली हो रहा है, कि लो कैल्शियम है तो कैसे स्पैज्म हो सकता है। हमने तो ये पढ़ा है कि लो कैल्शियम होगा तो कैल्शियम आके बाइंड नहीं करेगा, लेकिन कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर्ड है, लो है बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में, तो ब्लड को देने के चक्कर में, महान बनने के चक्कर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने निकाल दिया, वो कैल्शियम को देख के ट्रोपोनिन सी ने पकड़ लिया, अनमास्किंग हो गई, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, वही फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन चले जा रहा है बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कुछ बोन्स रिलेटेड है, बोन्स स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड कुछ आपके डिसऑर्डर्स है, जैसे कि आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। आर्थर मतलब ही जॉइंट है, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। ये मेनली इसीलिए होता है बिकॉज there is degeneration of synovial membrane and fluid, synovial membrane and drying of fluid, drying of synovial fluid। तो synovial fluid ही नहीं बचा, अब दोनों बोन्स के बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कॉज हो रहा है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हो जाएगा उस एरिया में ड्यू टू कंटिन्यूअस मूवमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस ये एज रिलेटेड है, जिसमें इस डिसऑर्डर में क्या होता है, बेसिकली आपके बोन से बहुत ज्यादा कैल्शियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है ब्लड में, तो बोन सॉफ्ट हो गया, बोन्स की कैल्शियम गायब हो गई, तो बोन्स बिकम वेरी ब्रिटल। ठीक है, सो देयर इज डिक्रीज इन द बोन मास एंड इट आल्सो कैन बी कॉज्ड बाय ईस्ट्रोजन की डिक्रीज के वजह से। तो मेनली ये मेनोपॉजल वुमेन में होता है, जो मेनोपॉजल वुमेन है उनमें आपको ये दिखेगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन की कमी के वजह से बोन्स में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम थोड़ा कम होता है, तो बोन्स को कैल्शियम नहीं मिल रही तो बोन स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा। नेक्स्ट आपको गाउट, अगर आप देखोगे गाउट इज नथिंग बट इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, सेम इसी की तरह, बट यहाँ पे ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो साइनोवियल जॉइंट में, ये साइनोवियल जॉइंट दोनों बोन के बीच में ये साइनोवियल मेम्ब्रेन था, है ना, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन था। ठीक है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन था दोनों जो बोन्स के बीच में, इसमें अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ गए, तो ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स क्या करेगी, इन्फ्लामेशन और इरिटेशन कॉज करेगी, है ना। दाने दाने हैं, ग्रैन्यूल से आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो तो वो छिल रहा है, क्रिस्टल्स अब इसको क्या कर रहा है, फ्रिक्शन कॉज कर रहा है साइनोवियल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वही होगा, इन्फ्लामेशन ही होगा। सो गाउट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस, बट इट इज नाउ ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल accumulation in the synovial fluid, in the synovial cavity. So these are all about the disorders of bones, skeletal system भी और muscle के भी। So thank you very much बच्चों, यही था आज का पूरा टॉपिक लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप आपको एक पिक्चर में जो मैंने स्टिम्युलेशन दिखाया है, फिर उसके बाद मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अनमास्किंग कैसे हो रही है, एक एक एनसीईआरटी के लाइन से वो डायग्राम बनाया गया है। तो अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो और साथ में ओपन करके एनसीईआरटी बुक भी देख रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा विजुअलाइज हो जाएगा चीजें। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ। मैं मिलूंगी अगेन आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू।